Any plans on bringing Disneyland by the Malpani Group to India? I don't think Disneyland के लिए India is ready yet. उनके tickets बहुत heavy रहते हैं. Not But never say never. We will become Disney eventually. Why you want to get Disney? हमने oil का business चालू किया था. उत्सव बोल के oil. Groundnut and sunflower. Okay. मतलब हमने उसको पहला टेट्रा पैक का पैक हिंदुस्तान के अंदर हमने तब लाया था. तो हमने वो चालू किया. हमने देखा कि सेल फटाफट हुआ. मतलब आप समझो 6 महीने के अंदर और 1 साल होगा. हमने 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया था. प्रॉफिट जीरो. When I was in 7th standard, हमारा टोबैको का बिजनेस होने के बावजूद we were working on a ERP. लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कैश का बिजनेस है ये वो. बाकी लोग करते होंगे पर हम लोग बहुत ERP पे पहले से थे. We never bothered with the share price. For us, share price does not decide the success of the project. The success of the project should decide the share price. इसलिए हम लोग कुछ उसमें जाते नहीं. हमको पता है हमको रिजल्ट्स लाने चाहिए. तो रिजल्ट्स आएंगे, हमको प्रॉफिट आएगा तो ही लोगों को. हमारे इसमें यदि एक टॉपिक ऐसा रहा कि समझो करना है कि नहीं करना है, उसमें से समझो हम 5 भाई है, 4 एक साइड करना है और एक भाई बोलता है नहीं करना है, तो हम लोग नहीं करते. हमने एवरीबॉडी हैज टू एग्री विद दैट. आपकी जो फिनिशिंग है वो काफी यूनिक है. मैंने ना एक चीज में हमेशा मेरे टीम को बोलता हूँ, आफ्टर थॉट कुछ ना कुछ. कोई भी चीज आप देखते हैं तो कोई आता है देखने के लिए तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये बात भी किया है. इट हैज टू बी दैट वेल डन कि लोगों को लगे कि पहले से प्लान करके किया और कितना अच्छा किया. से रियलिस्टिक इज आर्ट and we with the team this. What does it take to build an empire that spans across industries and touches millions of lives? Today on Real Estate Journeys, we are joined by Mr. Ashish Malpani, director at Malpani Group. From building dream houses to owning India's most iconic theme parks such as Imagica and Wet n Joy, Malpani Group is a name that blends ambition and impact. Malpani Group has a 60-plus-year-old legacy and is present across various industries such as education, renewable energy, real estate, and others. Join us as we explore the journey of Mr. Ashish Malpani. Hi Ashish sir, how are you? Mast, good. How are you? I'm very good. Sir, welcome to my podcast. I'm so glad कि मैं आपको host कर पाया आज. I know अपना बहुत दिनों से चल रहा था. हाँ. I'm sorry I was traveling a bit. No worries at all. So sir, the objective of this podcast is कि since आप और आपकी फैमिली का जनरेशनल बिजनेसेस है रहे और नॉट जस्ट एक सेक्टर में मल्टीपल सेक्टर्स में, सो किस तरह आपने फिर भी उसको स्ट्रक्चर किया है और आपने भी किस तरह खुद का एक बिजनेस एक सेपरेट इंडस्ट्री में न्यू इंडस्ट्री में जाके ग्रो किया है. सो हाउ कैन समवन इन अ फैमिली बिजनेस डू दैट? दिस इज व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव आज के पॉडकास्ट से. और आपकी जर्नी के थ्रू हम चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स है वो ये भी सीख सके. Right. See, स्ट्रक्चर ऐसा हमने कोई स्ट्रक्चर बना के चालू किया ऐसा कोई चीज नहीं था. My grandfather started this business. So he used to work somewhere in a kirana shop, and he used to collect tobacco from that kirana shop, whichever they never processed or never worked or they wanted to throw it out. So my grandfather bought it from that shop owner, process it जो भी किया उन्होंने उस टाइम, and then he started selling that in हमारे गांव में जो सैटरडे का बाजार बोलता है, गांव का बाजार बोलता है, उसमें he started selling it. That's how he started growing, क्योंकि सेल आ रहा था, बिजनेस हो रहा था. That's how he started. फिर उनको जितने भी लड़के लड़कियां थी मेरे ग्रैंडफादर को, उसमें से 2 मेरे पापा एंड मेरे अंकल stayed in this business, and मेरे दूसरे अंकल थे, he was doctor in USA, तो उनका कोई बिजनेस से संपर्क तब बाद में हुआ नहीं. So my uncle Omkarnaji Malpani, he was in a last year of MBBS. Oh, हाँ, in those days he was doing MBBS, क्योंकि उनके छोटे भाई तो ऑलरेडी डॉक्टर, मतलब बाद में डॉक्टर है ऑफ कोर्स, पर एजुकेशन को बड़ा इम्पोर्टेंस पहले से मेरे ग्रैंडफादर ने दिया. And my father was also in science, studying science that time. But because business was growing, तो मेरे ग्रैंडफादर ने उनको बोला कि बॉस आप पढ़ाई छोड़ के कमर्शियल नहीं, कॉमर्स का स्टडी करो. अकाउंट्स कौन देखेगा एंड ऑल दैट. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड जब मेरे अंकल लास्ट ईयर में थे MBBS के, तब उनको वापस बुला लिया कि मुझे जरूरत है, कम ज्वाइन. फॉर्चुनेटली ही आल्सो लेफ्ट, क्योंकि बिजनेस तब बहुत छोटा था एंड MBBS होना वाज अ बिग डील. पर उन्होंने वो छोड़ के वो संगम में चले गए लास्ट ईयर में, और फिर उन्होंने भी बिजनेस को ज्वाइन किया. बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग.
फिर मेरे फादर ने ज्वाइन किया, स्पीड और बढ़ा। मेरे अंकल सोशल वर्क में भी काफी थे। ही वॉज द यंगेस्ट नगराध्यक्ष ओ तब संगम में। उसके नेक्स्ट इलेक्शन में थोड़ा कास्टिज्म एंड ऑल दैट, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अभी सोशल वर्क करते रहेंगे, बाकी ये पॉलिटिक्स में से आउट हो गए। बिजनेस बढ़ रहा था, मेनली गाय छाप तंबाकू का ही अपना बिजनेस था। बिजनेस बढ़ रहा था धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई, राजेश भाई जो हमारे सबसे बड़े भाई है जी वो आए। उसने पहले नागपुर से, पहले संगमनेर से नागपुर गए। नागपुर से हायर एजुकेशन एमएस करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए यूएस गए। और यूएस में क्योंकि पहले से डिसाइड था कि वापस आके वी वांट टू क्रिएट जॉब्स, बिजनेस बढ़ रहा था, अच्छा ग्रो हो रहा था, तो वापस आना तो पक्की बात थी। एंड बिकॉज ही वॉज अ साइंस स्टूडेंट, उसको टीचर को हेल्प करते वक्त कंप्यूटर मिला। तो हमारे तब अहमदनगर नो अहिल्या नगर में पहला कंप्यूटर अपने पास आया तब। मतलब वो जो सुनते थे ना हम लोग कंप्यूटर को एसी पर, हमको नहीं, वो एक्चुअली हमने देखा। अच्छा सो कंप्यूटर रखा था, उसको एयर कंडीशन रूम बने हुई थी, डस्ट नहीं आए इसके लिए। हमको वहाँ पे अलाउड नहीं था, सबको एक्साइटमेंट होती थी। फिर वहाँ पे गेम थी, चुपचाप हम लोग जाते थे, गेम खेलते थे, ऑल दैट। तो पहला कंप्यूटर हमारे पास तब आया। व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, हमारा टोबैको का बिजनेस होने के बावजूद वी वर वर्किंग ऑन ईआरपी। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कैश का बिजनेस है ये वो, बाकी लोग करते होंगे, पर हम लोग बहुत ईआरपी पे पहले से थे। फिर संजय भाई मेरे दूसरा कजिन, वो ज्वाइन किए। देन मनीष भाई, उन्होंने उनका इंजीनियरिंग खत्म करके वो ज्वाइन किए। फिर गिरीश भाई, उन्होंने एमबीए किया यूएस से, देन ही ज्वाइन, एंड देन इवेंचुअली आई ज्वाइन। एंड अभी हमारे 3 बच्चे, द बॉयज हैव ज्वाइन ऑलरेडी एंड दे आर आल्सो डूइंग गुड। सो ऐसा मिला कि हम 5 भाई था। सो पापा बाबा, फिर 5 हम भाई, और अभी 3 बच्चे हमारे जो बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं। आपने स्ट्रक्चरिंग का पूछा, तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि बिकॉज राजेश भाई और बाकी भाइयों के बीच में जो गैप था, एज गैप, उसके कारण ऑटोमेटिकली राजेश भाई, जैसे अपने फैमिली में होता है कि जो बड़ा रहता है वो यूजुअली लीड करता है। अपने केस में फॉर्चुनेटली राजेश भाई एक तो होशियार भी थे, बड़े पेशेंस वाले आए। तो बड़े भाई ने, फैमिली में बड़े भाई जब पेशेंस है, वो खुद भी होशियार है, उसको समझता है स्ट्रेंथ, फिर बाकी भाइयों के लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती। तो उन्होंने सबको ध्यान रखा। और एमएस करने के आने के बावजूद फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। यस तो डेफिनेटली पूरा फाइनेंस का ध्यान हमारे राजेश भाई रखते हैं। एंड फिर संजय भाई ज्वाइन हुए। फिर मार्केट, उन्होंने मार्केट को फोकस किया, मार्केटिंग में गए, प्रोडक्ट को ऑल ओवर महाराष्ट्र के बाहर स्प्रेड करने की कोशिश की। मनीष भाई ज्वाइन हुए तो टोबैको परचेज, लैंड एक्विजिशन, उसका परचेज, ऐसा वो देखते गए। तो हर एक आदमी डाइवर्स, नॉट डाइवर्सिफिकेशन, पर हर एक अलग आदमी अलग अपना कोई अपना तो कर जिम्मेवारी। रहा था करेक्ट। एंड दैट्स हाउ वी वर ग्रोइंग। सो हम लोग नेचुरली ग्रो हो रहे थे। फिर ऐसा था कि जब ग्रो होते हैं तब ऐसा लगता है कि हम लोग तमोग के साथ कुछ और भी चालू करते हैं। एंड वी नेवर वांटेड टू डू। तो हमारे पास गुटखे का भी तब अपॉर्चुनिटी आया, पर हमने गुटखा बहुत टैक्स का थोड़ा मामला हो जाता है, तो हमने सोचा कि हम नहीं लोग किया उसमें जाएंगे नहीं। एंड देन वी स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट बिजनेसेस। सो दैट्स हाउ विंड एंड सोलर में हमने इन्वेस्टमेंट चालू किया। दैट वाज अगेन राजेश भाई आइडिया। तो उन्होंने विंड एंड सोलर में इन्वेस्टमेंट हमने चालू किया। तब जो अपना इसका ब्रांड है, जो पहला विंड का आया था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सुजलॉन। तो सुजलॉन के ओनर तब संगम में आए थे, पहला विंड मिल बेचने के लिए खुद आए थे तब। अच्छा और उन्होंने वो विंड मिल बेचा, फिर तो रिलेशन बहुत अच्छे होते गए उनके साथ। एंड दैट्स हाउ आज हम लोग विंड एंड सोलर दोनों मिला के आज अपना 700 मेगावाट प्लस पावर जनरेशन हो रहा है। साइमल्टेनियसली हमारा पहला वाटर पार्क हमने शिरडी में अराउंड 15 साल पहले चालू किया। उसका भी ऐसा हुआ कि मेरे भाई यूएस घूमने गए थे। तो जब वो यूएस घूमने गया, उसने देखा कि वो यूएस में इतना अच्छा पार्क और इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसको आ रहा है। तो उसको लगा कि शिरडी इंडिया का बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। लाखों टूरिस्ट शिरडी में आते हैं, और शिरडी हमसे एकदम नजदीक है, साईं बाबा का गांव है,
हमसे नज़दीक है। तो हमने तब सोचा कि शिरडी में एक वाटर पार्क चालू करते हैं, और इसलिए हमने हमारा पहला वाटर पार्क, मतलब जो वाटर पार्क बिजनेस में एंट्री हुआ वो शिरडी से हुआ। शिरडी का प्रोजेक्ट खड़ा किया, हमारे लिए भी नया था। कितने लोगों को वाटर पार्क का मतलब ही पता नहीं था। मतलब ही वाटर नहीं पार्क मतलब उसके राइड्स के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने मेरी जिंदगी में कभी वाटर पार्क गया हुआ नहीं था। ये था। कौन से ईयर में था सर? ये कौन से ईयर में था? दिस वाज 15 इयर्स बैक। ओ तो हाँ, तो उस टाइम में फिर तब विलासराव देशमुख साहब सीएम थे, वो इनॉग्रेशन के लिए आए थे। तो वाटर पार्क में हमारा एंट्री तब हुआ शिरडी में। बिलीव मी, अगले 3-4 महीने 2 लोग 4 लोग हम फोन करके पूछते कितने लोग आए, तो 2 लोग आए, 4 लोग आए। कोई रिस्पॉन्स ही उसको नहीं ऐसा लग रहा था। मतलब हम्म एक जो अपन सिर्फ जब सोचते हैं ना कि बहुत लोग आ रहे हैं शिरडी में तो टूरिज्म चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो शिरडी के लोग टूरिस्ट आते थे उनका प्रायोरिटी था साईं बाबा का दर्शन। हम्म उनका प्रायोरिटी ये नहीं था कि फन बाकी। के लिए या फिर इसके हाँ, लिए? सो दैट वाज अ वन लर्निंग। फिर उसके बाद हमने पुणे में हमारा दूसरा पार्क चालू किया। तभी लैंड ढूंढना करने में बहुत वक्त गया। तब तक मैं ज्वाइन हो चुका था, और मैंने कुछ नया करना चाहिए ऐसा फैमिली का चल रहा था। तो आई स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू बिस्किट्स, अगरबत्ती एंड कन्फेक्शनरी। अच्छा। तो मैं किसी से बना के लेता था, और मार्केटिंग की हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, तो हम लोग उसको यूज कर रहे थे। पर मैं जिससे बना के ले रहा था वो तीनों लोगों में बिस्किट मेनली क्वालिटी में कुछ ना कुछ इश्यूज, ट्रांसपोर्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज, मैन्युफैक्चरिंग का वक्त पे डिलीवरी, सब कुछ ना कुछ इशू चल रहे थे। तो फिर हमने ऐसा सोचा कि एक फैक्ट्री सीधा पुणे में डाल देते हैं, एंड अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे, तो अपना क्वालिटी पे कंट्रोल रहेगा। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। वी थिंक वट एवर यू डू, द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी विल ऑलवेज सर्वाइव। आप हिस्ट्री देख लो, बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स देख लो, not because of the costing they have survived, it's only because of the quality। और क्वालिटी के साथ प्राइस बढ़ता है ना, तो वो लोग सर्वाइव होते हैं। उल्टा जो लोग सस्ते में माल बेचते हैं, क्वालिटी को ध्यान नहीं देते, वो माल कितना भी सस्ता हो, इनिशियली दे सेल गुड, इवेंचुअली दे आर आउट ब्रांड ऑफ। बनना है तो फिर एक क्वालिटी। हाँ, तो हमने बहुत पहले से वो दिमाग में रखा। भगवान की कृपा से ये था कि ब्रांड या क्वालिटी पे ध्यान दो, सेल को इम्पोर्टेंस दे के कॉम्प्रोमाइज नहीं कभी करना। हमको करने की जरूरत न पड़ी। तो इसलिए मैंने फैक्ट्री डालने के लिए मैं पुणे में लैंड देखने आया। और जब लैंड देख रहा था तो उधर भाइयों को लगा कि यार फैक्ट्री डाल के वो चालू करने से अच्छा व्हाई डोंट यू लुक इनटू द रियल एस्टेट का बिजनेस, एंड दैट्स हाउ आई एंटर इनटू रियल एस्टेट। तो हमने लैंड, रियल एस्टेट में तब ये था कि इम्पोर्टेंट थिंग इज लैंड। जिसके पास जमीन है वो डेवलपमेंट में 2 गलतियां भी कर दे तो भी माफ है। पर जब तुम नया लैंड लेते हो तब 1 आध साल का डिले विल कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ योर मार्जिन्स। तो हमने पूरा फोकस लैंड पे रखा। तब मुझे, आई वाज अ कॉमर्स बैकग्राउंड गाय। मैंने एमबीए ऑस्ट्रेलिया से किया, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग में था। मार्केटिंग वाज माय इंटरेस्ट सब्जेक्ट। मुझे रियल एस्टेट का कोई नॉलेज नहीं था, पर मेरे भाई ने और तब मेरे पापा थे तो उन्होंने मुझे गाइड किया, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो मेरा तब ऑफिस भी नहीं था पुणे में। अच्छा। हमारे पास एक ऑफिस का स्पेस था, वो रेंट आउट किया हुआ था। सो आई यूज्ड टू सिट विद माय एडवोकेट, मैंने पूरा फाइल में लगाता था। तो फाइल को रीड करके, कागज को रीड करके लगाना कैसे, ये सब मेरा वहाँ पे ट्रेनिंग हो गया। फिर मैंने इवेंचुअली सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन किया। प्रोजेक्ट चालू हो गया था, तो एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड सुपरवाइजर कोर्स, ये दोनों से मुझे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आया। मीनवाइल मेरे बड़े भाई ने जो वाटर पार्क शिरडी में चालू करके जो हमको पुणे में दूसरा चालू करना था, इसके लिए हमने पुणे में लैंड खरीदा। सर शिरडी में अगर वाटर पार्क आपने बोला इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, तो फिर उसके बावजूद एक 10 साल बाद। 10 साल के सो बाद उसके 10 साल बाद चालू किया। तब तो 1 साल में तो वहाँ पे फिर लोग आना चालू हो आने गए, लग लोगों गए को थे। ओके समझने ओके। लगा। तब कोई डिजिटल मीडिया वगैरह नहीं था, इट वाज मोर ऑफ। तो जो आजू बाजू का क्राउड था, शिरडी के आजू बाजू से संभाजी नगर है, या तो अकोला, अमरावती, नागपुर, वहां से लोग आते थे। आजू बाजू के गांव के लोग वहां पे आना चालू हो गए, एंड दैट्स हाउ शिरडी ने चालू किया। फिर हमने लोनावाला में चालू किया। लोनावाला के बाद फॉर्चुनेटली वो जय मनीष भाई का लड़का देख रहा था, तो इमेजिका का अपॉर्चुनिटी आया। उसको समझा कि इमेजिका इज नॉट डूइंग गुड फाइनेंशियली, लोन बहुत बढ़ चुका था, एनपीए हो रहा था, एंड दैट्स हाउ टेकिंग ओवर ऑफ इमेजिका स्टार्टेड। मीनवाइल पुणे में हमने
तो संगमरमर में हमने पहला स्कूल चालू किया था, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए संगमरमर के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टाफ हमारा संगमरमर में है, यदि उनको संगमरमर में रखना है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, जिसमें एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। तो हमने एजुकेशन अच्छा मिले इसके लिए हमने फिर संगमरमर में स्कूल चालू किया। दैट्स हाउ वी एंटर्ड इन द स्कूल बिजनेस। ओके। आज हमारे पुणे में 3 स्कूल है। एक हमने से खरीदा और 2 हमने खुद खड़े किए। तो ऐसे 3 स्कूल आज हमारे पुणे में है। दुबई में हमने एक स्कूल चालू कर दिया। अच्छा। दुबई में भी रियल एस्टेट के लिए हमने एक प्रॉपर्टी खरीदा है। नाउ विल बी डेवलपिंग दैट सून। इमेजिका खरीदने के बाद इमेजिका के अंदर हमने सूरत में एक रेडी पार्क खरीदा। अभी अहमदाबाद में एक सेटअप कर रहा है। इंदौर का एक आध महीने में ट्रायल चालू हो गया, एक आध महीने में हम लोग ऑफिशियली उसको लॉन्च कर देंगे। मीनवाइल माय नेफ्यू जय, उसने डेवन बस्टर्स अमेरिकन कंपनी है, वो दे आर मोर इनटू गेमिंग गेमिंग, एंड एंटरटेनमेंट, बॉलिंग एंटरटेनमेंट एंड फूड। ऑल ऑफ दैट। यस, तो उनका ऑल ओवर इंडिया का हमने फ्रेंचाइजी लिया। एंड पहला प्रोजेक्ट हमने बेंगलोर में बैंगलोर। चालू कर दिया है, दूसरा मुंबई में अगले 2-3 महीने में लाइव हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग इनटू दैट आल्सो। संगमरमर में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गांव के लोगों के लिए, मेरे स्टाफ के लिए, उनको इंटरेस्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स अगले कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। 2 स्क्रीन का अच्छा। मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। सो विद द यंग जनरेशन ज्वाइनिंग स्कूल, पूरा भी यंग जनरेशन हमारा यश देखता है। हर्ष अभी एचआर का पूरा इतना ग्रुप बड़ा होते जा रहा है, इतने लोग वहाँ पे। वी आर वर्किंग विद अराउंड 10,000 पीपल, ऑफिस स्टाफ एंड labor and Laborers everybody, and everything. including not the outsourced work, it's directly on our payroll. तो ये एचआर अभी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो हम एक वन ऑफ द नेफ्यू इज नाउ लुकिंग आफ्टर एचआर। मार्केटिंग में कोई भाई देख रहा है, ऐसे सब जन अपना अपना देख के करते हैं। जब इतना ग्रो होता है तब अभी अपने को स्ट्रक्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Yes. सी द बेस्ट पार्ट इन आवर फैमिली इज द फेथ व्हाट वी हैव। You know how real estate used to work before Yes. in India or most of the, I mean, in all over country. Unfortunately, a lot of involvement of unaccounted money is there. So कुछ भी रहे, ये जो भी चीजें थी हमारे इसमें इतना फेथ था कि जो भी डील होता है वो मैं अकेले, जो भी डील होता है वो मैं अकेले करता हूँ। कोई उसमें सवाल नहीं पूछता कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन because I am being kind of trustee to their fund, or they give me fund, my fund is also there, it's like a partnership, right? Yes. So सबका फंड उसमें इन्वॉल्व है। तो ये फंड को हम लोग वी मेक श्योर दैट, so whoever is looking after whatever business, he is kind of trustee of the fund. So he Okay. has to make sure that he gives all the reports. It's like any other private equity, कैसे तुम लोगों को, मतलब किसी को भी प्राइवेट इक्विटी देता है तो तो उसके रिटर्न्स और ये सब चीजें बतानी रिपोर्टिंग, पड़ती है, उसके रिपोर्ट। बोर्ड मीटिंग, ये सब हम लोग, इवन दो इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ फैमिली बिजनेस, एवरी वेडनेसडे कंफर्म टाइम है 10 बजे। घर में शादी है या कुछ ऐसा है कि अटेंड ही नहीं हो पा रहे, तो otherwise there's no excuse. Every Wednesday we meet, we discuss if any proposal is there. Proposal is discussed and finalized only on the terms of returns, not because it's my project or my nephew's project or somebody's project. It does not work that way. I have to give the figures, numbers. I have to make sure that I perform. The reporting system is there, the involvement, the way, because everybody knows about the business. ऐसा कभी फील नहीं होता है इवेंचुअली कि ये मेरा बिजनेस। नेक्स्ट जनरेशन को भी ये फील नहीं होगा कि ये मेरे पापा का है तो ये मेरा ही बिजनेस होगा। दैट वोंट बी देयर। सो ये कोई ना कोई कंसल्टेंट आते हैं, ये सजेस्ट करते हैं आप ये करो, जो आपको को अच्छा लगता है वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इवन दो इट्स अ फैमिली रन बिजनेस, वी ट्राई एंड मेक इट मोर प्रोफेशनल। बट कुछ भी हो जाए, फैमिली में एक रिस्पेक्ट एंड अ फेथ, these two things are so important. And when you give importance to your family more than anything else, then 90% problem are solved. The 10% problem is, even if some business is failing for whatever reason, don't blame that person. We all are involved, right? He is just running it. But when he presented, he showed us the numbers. When there are problems, he always told us, there are problems. So together we Try to decide, solve it. together we solve, and together we face. We are successful. It is not success of one person. Together we fail.
It is not a failure of one person. It's everyone's failure. When you look at it like that, फिर किसी को ऐसा नहीं लगता है कि अरे यार ये तो अभी जैसे मैं पुणे में बैठा हूँ, रजिस्टर्ड है, सब जगह नाम लगता है वो इसमें. तो if somebody calls anybody, any my brother, कि हमको है ना जगह के बारे में, तो वो बोलते नहीं, वो आशीष देखता है. पर उनको सब पता है कि क्या चल रहा है. पर responsibility is with one. He has to prove it. So this is how the structuring happened. Fortunately, because the faith is very very high, and everybody is into some business or other. तो ऐसा नहीं कि सभी एक ही बिजनेस में, सभी रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में. तो हमको ग्रो करने का मौका इसके कारण मिला. सो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है, मैं जिसको भी मिलता हूँ जिसकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, कि आप एक एक मेन बोर्ड बना दो, एंड देन एवरीबॉडी लेट देम टेक केयर ऑफ अनदर बिजनेस. यू विल ग्रो बेटर एंड फास्टर. सर आपके अकॉर्डिंग जैसे आपने बोला एक मेन बोर्ड बनाना चाहिए और उसमें हर एक जन होने चाहिए, डू यू थिंक दैट फैमिली मेंबर्स शुड आल्सो दे शुड आल्सो प्रूव टू देयर फैमिली दैट दे आर capable or they are able to do that business? Correct. Do you have any criterias जो at least minimum clear होने चाहिए, नहीं तो आपको allowed नहीं है? More than positive criteria ना, we have negative criteria. क्या नहीं होना चाहिए? See, क्या होना चाहिए is very important. हम लोग ही एजुकेटेड है तो बच्चे तो एजुकेटेड रहेंगे. तो बच्चों का एजुकेशन जो भी फील्ड में होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो फील्ड में आपने एजुकेशन कर लिया वो फील्ड को आगे ले. The good education is important, right? So you got to be educated. Then you have to have some rules to follow. So when I say negative, हमारे इसमें लिखा हुआ है, हमने एक रूल्स बुक बनाया है. Do you have a family business constitution ऐसा पूरा? Absolutely. और उसमें लिखा है कि मतलब दैट पार्टनरशिप में मैं किसी को दूं ना कि बॉस मुझे मेरा पार्टनर बने तो यू हैव टू फॉलो, वो बोलेगा यार अपना जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट अलग रहा है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब तुम यदि हो सकता है तुम्हारे माइंड पे कुछ इफेक्ट आ जाए, पागल हो जाता है कोई, तो हाउ टू ट्रीट दैट. इफ यू आर अल्कोहलिक, नॉट अलाउड. यू आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस. यू आर आउट, देन यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ. यू हैव टू गेट योर डॉक्टर सर्टिफिकेट दैट नो यू आर नॉट अल्कोहलिक एनीमोर. मतलब नॉट ओनली अल्कोहलिक, ड्रगिस्ट और व्हाटएवर यू कॉल इट. ये इस टाइप के रूल्स है, ये नहीं होना चाहिए. बाकी विद एक्सपीरियंस, जब तुम्हारा स्टाफ भी सीख रहा है तो तुम तो बॉस ओनर. विद एक्सपीरियंस यू विल लर्न. रहा बिजनेस का इंटरेस्ट, उसमें उसके इंटरेस्ट की चीज यदि होती है तो ही विल बी हैप्पी. वो उसने ढूंढनी है. पर तब तक वो अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है तो दैट्स ओके. वी वांट टू वी पुट नॉट अ रिटन रूल, but in a way that you have to come on time to the office. You can leave on time also. That's okay. You don't have to stay late evening. क्योंकि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे हम लोग पहले जल्दी आते थे तो जल्दी आते थे दोस्तों के साथ टाइम. But as you start growing, you want to sit in the office because तुम्हारे दोस्त भी बिजी हो जाते हैं. तो ये बहुत पहले से बहुत स्ट्रिक्ट रखने की जरूरत नहीं है. पर when they see you behaving like that, when they see you going to office on time, वो संस्कार हो जाता है. हम लोग है ना अपने यहाँ पे डाइनिंग टेबल का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था, पहले से था. हमारे सब फैमिलीज पहले डाइनिंग टेबल पे बैठ के वेदर सोशल पॉलिटिकल बिजनेस फैमिली सब डिस्कशन डाइनिंग टेबल पे होते थे. टीवी ये कंसेप्ट नहीं था पहले. ये डाइनिंग टेबल कंसेप्ट वर्क्स. हमने जब हम लोग ग्रो हो रहे थे तो हमने डिस्कशन, मेरे पापा मेरे बड़े भाइयों के डिस्कशन सुनते थे. डिस्कशन क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बैठे. डाइनिंग टेबल आप देखो, घर का सेंटर इज ऑलवेज डाइनिंग टेबल. हॉल इधर रहेगा, किचन इधर रहेगा, किधर भी रहेगा, डाइनिंग टेबल ऐसी जगह रहता है कि सबको आना बहुत आसान हो जाता है. करेक्ट. यू कम ऑन द डाइनिंग टेबल ऑन द डिसाइडेड टाइम, एटलीस्ट फॉर लंच, इफ नॉट इवनिंग. एवरीबॉडी इज हैविंग देयर ओन थिंग्स. पर आफ्टरनून में सबका टाइम फिक्स है. और पहले गांव में थे तो सब घर आते थे खाना खाने. डाइनिंग टेबल पे ये तीनों चारों सब्जेक्ट पे डिस्कशन होता था. ये संस्कार हम पे होते थे कि बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे गलत हो गए, पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है. तो हम जैसे संस्कार हमको आया, हमने वही कंटिन्यू किया बच्चों के साथ. तो हमारे अभी हम ऑफिस में पुणे में, तो मैं ऑफिस में लंच करता हूँ तो वी व्हेनेवर पॉसिबल आई सिट विद माय नेफ्यू एंड हिज वाइफ, तो माय डॉटर इन लॉ. हम लोग साथ में बैठ जाते हैं व्हेनेवर पॉसिबल. अब सिटी में अपने को दोपहर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पर शाम को नहीं होता है. गाँव में उल्टा है. पर सिटी में अपन दोस्तों को अपना फिक्स टाइम रहता है, सैटरडे को मिलेंगे, संडे को मिलेंगे, छुट्टी का टाइम उनको अपने को ट्रैफिक के कारण. तो यहाँ पे हम लोग फिर दोपहर में मिल जाते हैं या तो रात को बैठ जाते हैं.
तो रात को हमारा डाइनिंग टेबल पे वो डिस्कशन हो जाता है. This dining table discussion for every joint family is key, is very important. सबका नेचर समझता है. जब एक बार मुझे मेरे भाई का नेचर पता है, सपोज मेरा भाई मुंह फटे अपन बोलते हैं ना, हाँ एकदम जो मन में आया बोल दिया, मुंह पे जो है वही है, दिमाग में फिर रखेगा नहीं कुछ. पर पहले बार यदि मैं उसको सुनूंगा तो मुझे लगेगा कि यार ऐसा कैसे बोल दिया. पर जब मुझे पता है बचपन से कि कि नेचर ही दिस इज वैसा हाउ ही इज वेरी केयरिंग, इट इज पार्ट ऑफ हिज नेचर, माय अंडरस्टैंडिंग इज गुड. And I always make sure, and I always tell my nephews also, and I don't mind telling on your podcast to those who are listening for the family. फैमिली में भाइयों में प्रॉब्लम बाद में आता है, भाइयों में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बचपन से सब साथ में रहे हो, हर एक को अपना अपना नेचर और सब पता है. पता रहता है. प्रॉब्लम होता है वंस यू आर मैरिड, द गर्ल इज कमिंग फ्रॉम सम अदर फैमिली, द वे बॉर्न बॉटम उसका अलग है, उनके बाकी चीजें अलग है. यदि उसको जब जब कोर्टशिप होती है या एंगेजमेंट का जो पीरियड होता है, Yeah. उसमें आप यदि उसको ये सब चीजों का अवेयर करो, एंड व्हेन शी कम्स, व्हेन यू टेल हर दैट यू नो फॉर मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हेन यू गो इन द ऑन द इवनिंग वॉक, डोंट डिस्कस फैमिली मैटर्स, देयर आर लॉट ऑफ डिस्कस समबडी एल्सेस फैमिली. उसमें और मजा है. खुद के फैमिली के निगेटिव कभी डिस्कस मत करो, क्योंकि उसको कुछ कुछ नहीं हो सकता. पर जो एक यदि सपोज माय वाइफ कीप्स ऑन टॉकिंग नेगेटिव अबाउट समबडी इन द फैमिली, वो मेरे माइंड में बढ़ते बैठ जाता है, जाएंगे. करेक्ट. और फिर कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो मैं उसको वो लिंक से देखता हूँ, मेरा एंगल देखने का वो हो जाता है. पर यदि वो एंगल ही कभी नहीं रहा तो मैं कभी वो एंगल से देखता ही नहीं. तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूँ लोगों को. सपोज मैं मेरा भाई बैठे हैं, 3-4 भाई हम लोग, हम बैठे, एंड मे बी एक्सटेंडेड फैमिली, तो माय भाई, हिज भाई, माय भाभी वगैरह, हम लोग सब बैठे, और मेरा भाई मुझे बोलता है कि आशीष पानी लेके आ. मैं उठ के पानी लेके आऊंगा. आशीष नेक्स्ट टाइम फाइल लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ. 5 दिन हुआ ऐसा, समझो सलग. छठे दिन बेडरूम में मेरी वाइफ मुझे पक्का बोलेगी, तू क्या नौकर है, हाँ, डू यू वर्क फॉर हिम, टेल नो, तो बाड़ू को बोल, राजू को बोल, फलाने को बोल, आपको क्यों बोलते हैं, राइट. अच्छा, हाँ, यू राइट. 7वें दिन जब मैं आया वापस, भाई बोला, अरे आशीष जरा वो फाइल लेके आ. अरे भाई तू नहीं. मेरे को क्यों बोलता है, तो राजू को बोलना, वो लेके आएगा फाइल. ये पहले मेरे दिमाग में कभी नहीं आया. अब मेरे वाइफ को ये ध्यान में नहीं आया कि हाउ डज दैट मैटर. यदि मुझे अच्छा ना, मैं उठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज हो रही है, लुक एट इट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट वरी. इट्स फैमिली में जब ये चीजें आ जाती है तब प्रॉब्लम चालू हो जाता है. फैमिली में किसको इंपॉर्टेंस है जब चालू हो जाता है तब प्रॉब्लम चालू हो जाता है. नो, एवरीबडी इज सेम, यंग, एल्डर. एल्डर लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा हो जाता है, बच्चों का भी, मतलब जो यंगर जनरेशन, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई रिस्पेक्ट करो. हमारे इसमें यदि एक टॉपिक ऐसा रहा कि समझो करना है कि नहीं करना है, उसमें से समझो हम 5 भाई है, 4 एक साइड करना है और एक भाई बोलता है नहीं करना है, तो हम लोग नहीं करते, हम नहीं करते. एवरीबडी हैज टू एग्री विद दैट, एंड देन हूएवर टेक्स द लीड हैज टू टेक लीड, एवरीबडी सपोर्ट्स, क्योंकि सबका डिसीजन हो गया. दिस इज हाउ वी वर्क. सो सर, जैसे अपन बोल रहे थे, सो यू मेंशन वन स्टेटमेंट कि फैमिली जो बिजनेस है वो डिनर टेबल पे भी या फिर ये सब डिस्कस करते हैं. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत सारे थियोरीज और ऐसे बोला जाता है कि बिजनेस को डिनर टेबल पे नहीं डिस्कस करना चाहिए, नहीं तो ऑफिस का जो बातें है वो सब है, मतलब मान लो कुछ आपके ऑफिस में भी छोटा मोटा भी कुछ रहा, वो भी डिनर टेबल पे आएगा और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी वो चीजें अफेक्ट करेगी. सो आपका उस पर क्या ओपिनियन है? से बिजनेस है तो प्रॉब्लम है, डिस्कस इट. नो, हाउ डज दैट मैटर. पर एक सी, टाइम रहता है ना, मतलब बोला ऐसा जाता है कि नहीं तो आप जब घर आ रहे हो तो आप उसको भी वहां से घर लेके आएंगे I understood what you're saying. वैसे. Let me tell you this in one line. Okay. A job is a business of 7 hours, but a business is a job of 24 hours. सुना है ये, मैंने भी किधर सुना था, मेरे को बहुत पसंद है ये लाइन. जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, यू कैनॉट हेल्प इट, आपके माइंड में वो चलेगा. आप उसको, अच्छा, हम लोग डिस्कस किसके साथ करते हैं, भाई, पापा, बाकी लोग जो सुनते हैं ना, वो उनके कान पे पड़ रहा है कि ये प्रॉब्लम आया, ऐसा क्या है, वैसा, सो दैट दे अंडरस्टैंड हाउ द लाइफ इज. आई थिंक देयर इज नो हार्म when you are with your wife only or with your kids only. That time you don't talk business, that time you talk what happened in their life, what is happening in general.
बाकी चीज़ों के बारे में, स्टडीज के बारे में, वैसे होता है अपने। बट व्हेन यू आर डाइनिंग टेबल, योर किड्स आर सिटिंग देयर फॉर व्हाट 15-20 मिनट्स, let them understand the business, let them understand the problem, maybe even social work. You don't even only discuss business. वो अपने आप बातें करते रहो, सब कुछ अपने आप आता है। अपन ऐसा अभी मुझे ये टॉपिक पे बोलना है, ऐसा होता नहीं है। पर वो एक संस्कार होते रहता है कि हम लोग बिजनेस में कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि कहीं पे लॉस हो रहा है कुछ रीजन से, तो बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि बहुत लॉस भी होता है, कुछ भी गलतियां भी होती है बिजनेस में। तो उसके बारे में जब उनको सबको अपन बोलते हैं तो सबको पता है कि क्या गलत हुआ। इट इज लाइक स्टडिंग योर ओन हिस्ट्री, नोइंग योर ओन प्रेजेंट। आई डू नॉट से एनी प्रॉब्लम उसके कारण कोई। हाँ, बट व्हेन आई एम विद माय वाइफ, आई डोंट डिस्कस बिजनेस विद हर, शी विल गेट बोर्ड। यस विद हर आई डिस्कस उसके लाइफ में क्या चल रहा है, फ्रेंड्स का क्या चल रहा है, जनरल टॉपिक। कभी वो इंस्टा का कुछ शेयर हो जाती है, कभी कभी हम लोग क्या होता है, कभी कभी अपने को लगता है कि बात होनी चाहिए, मोबाइल साइड में रखो। या प्रैक्टिकली नहीं हुआ, मैंने देख लिया, या तो वो बोर हो जाती है या तो मैं बोर हो जाता हूँ। उस टाइम में क्या है, थोड़ा फोन पे देख लिया थोड़ा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू आर टुगेदर, इवन इफ यू आर सिटिंग इन साइलेंट, यू आर स्टिल टुगेदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो मेरा नेफ्यू आता है तो आई टॉक बिजनेस, मेरा भाई आता है तो आई टॉक बिजनेस। मेरे गांव में सोशल वर्क हमारा बहुत चलता है, और पुणे में मेरा टच थोड़ा कम। तो अब क्या टॉपिक पे बात करूंगा मैं, नए बिजनेस की बात करूंगा तो। सो आई डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम, उल्टा हमने तो बेनिफिट ही देखा इसमें। okay okay interesting opinion and one more thing that you mentioned was कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी आइडिया पिच करता है और अगर आपको लगता है कि कोई एक भी जन को लगता है कि वो आइडिया सही नहीं है, तो फिर आप में से वो कोई भी जन वो आइडिया के साथ प्रोसीड नहीं करते। तो जब ऐसे कोई चीजें रहते हैं और इफ समवन हैज गॉन हेड विद सम आइडिया, मान लीजिए आपके कोई भी भाई या कोई भी नया पर्सन एंटर कर रहा है आपके बिजनेस में, तो आप कितना कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि वो आइडिया का टेस्टिंग के लिए या फिर वो बिजनेस केस के लिए, कि ये टाइम तक अगर आपका सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर उसके बाद में वो बिजनेस शट डाउन या फिर ऐसे, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक सिस्टम्स ऐसे इन प्लेस? से नो, वी डू नॉट हैव एनी सिस्टम लाइक दिस। आई विल टेल यू वन एग्जांपल। हमने ऑयल का बिजनेस चालू किया था, उत्सव बोल के ऑयल था, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर। ओके मतलब हमने उसको पहला टेट्रा पैक का पैक हिंदुस्तान के अंदर हमने तब लाया था। मुझे आज भी याद है, मैं तो बहुत छोटा था, मतलब बहुत छोटा था, स्कूल कॉलेज में था, बिजनेस में नहीं था। तो आईटीसी ने भी तब ऑयल निकाला था, पैकेजिंग हमारी तरफ से होता था, क्योंकि वो टेट्रा पैक का उतना एक मशीन सिर्फ अपने पास ही था। तो ये हमने जो ऑयल का बिजनेस चालू किया, हमने उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया, उसको बहुत प्रमोशन किया, सब कुछ किया। वन ऑफ माय ब्रदर गिरीश भाई, वो यूएस से एजुकेशन खत्म करके आए, फिर फैमिली ने डिसाइड किया कि ऑयल का बिजनेस सब जगह मार्केट में, एफएमसीजी में हम लोग ऑलरेडी थे ही, तो ऑयल का बिजनेस चालू करते हैं। तो हमने वो चालू किया। हमने देखा कि सेल सेल फटाफट हुआ, मतलब आप समझो 6 महीने के अंदर, और एक आध साल हुआ होगा, हमने 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया था। प्रॉफिट जीरो, जीरो प्रॉफिट। फिर सोचा कि फैक्ट्री डालते हैं, इसलिए हमने ग्राउंड नट्स पे ये करने के लिए फैक्ट्री डाला और बंद कर दिया। वी सोल्ड द ब्रांड। लॉस हुआ, पर कभी आज भी गलती से भी किसी को ये नहीं था कि तूने ये नहीं देखा, तूने वो नहीं किया। एवरीबडी वाज इन्वॉल्व इन द डिसीजन। इसलिए बोल रहा हूँ, एक बंदे ने मना किया डिसीजन को। सी द वे वी वर्क, सपोज मैंने एक प्रपोजल लाया और वन ऑफ द ब्रदर सेज कि यार मुझे नहीं जमा, तो ही कैनॉट जस्ट से कि मुझे नहीं जमा, ही हैड टू Has to कम विद सम justify, रीजन कि यार आशीष तू मुझे ये 4 बातें बता, ये 4 बातें मेरे को पहले समझना चाहिए। आई गो बैक, आई स्टडी, आई गेट द डेटा, गो बैक अगेन इन द मीटिंग, टेल देम क्या ओके ये एक आध 2 बार हुआ। उसके बाद वो बोला कि नहीं यार, फिर भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक फील रहता है कि नहीं हो रहा है, वी डोंट डू इट। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है जब तुम उसको ईगो बना देते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक लैंड पसंद आई, फिर मैंने मेरे बीवी को दिखाई, मेरे दोस्तों को दिखाई, दुनियादारी कर दी, और अब बोर्ड मीटिंग में चला गया और रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे तकलीफ हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि अरे मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरी बीवी क्या बोलेगी, मेरे फादर इन लॉज क्या बोलेंगे, यदि वहां तक स्टोरी गई है। हाँ हम लोग क्या करते हैं, जब आइडिया आया, प्रोफेशनली मेरे टीम ने उसको बनाया,
अच्छा, मैं तो ये लेवल तक गए कि वो उसको मैं भी प्रेजेंट नहीं करता, मेरा टीम मेंबर प्रेजेंट करता है। यूजुअली नितिन बोल के है, नितिन जाधव, ही प्रेजेंट्स, इट इज हिज ओ। ड्यूटी। और नाउ आई विल सी यू कमल। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब मेरे भाई लोग सवाल पूछते हैं तो वो एक प्रोफेशनल को या उनके एम्प्लॉय को पूछ रहे हैं। वो उनको ऐसा गलती से भी नहीं लगता कि यार, या नेफ्यूज भी उनको यदि सवाल है तो उनको ऐसा लगना चाहिए मैं काका को कैसे पूछूं। हम्म। उनको ये पता है कि बॉस नितिन को पूछना है, कमल को पूछना है। यदि मुझे कुछ लगा कि भाई मुझे मैं कुछ इनपुट दे दूं तो आई कैन ऑलवेज आंसर, बट आई सिट बैक एंड आई आल्सो एक्ट एज इफ आई एम आल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टर ओके। एंड लेट देम प्रेजेंट। उससे क्या होता है, मेरी जान नहीं अटकी वो प्रोजेक्ट के, मतलब वो पर्टिकुलर प्रपोजल के अंदर। कल रिजेक्ट हो गया तो ठीक है, नया। और ऐसे कुछ हमने अच्छे प्रपोजल भी रिजेक्ट किए, बाद में पछता है, और कुछ ऐसे भी रिजेक्ट किए जो बाद में समझे कि अरे अच्छा हुआ रिजेक्ट किया। हम्म। ये टाइम विल प्रूव। आज क्यों खराब करते हो अपना टाइम? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर प्रपोजल मे गेट रिजेक्टेड, जस्ट लाइक बैंक। आप आपका प्रोजेक्ट लेके किसी बैंक में जाते हो, बैंक को नहीं जमा, वो रिजेक्ट करता है, आप क्या करते हो? बस वही है, फैमिली में भी वैसा होना वाह। चाहिए। यदि मैं उसको लेके जाता हूँ, वो रिजेक्ट करते हैं, तो क्या दुख है? दूसरा लेके जाओ। सिर्फ उनका लॉस नहीं हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है तो उनका भी हो रहा है, पर उनका भी पैसा लग रहा है। तो जिसका भी पैसा लगा है उन सब ने हाँ बोलना चाहिए, एज सिंपल एज दिस। वाह। सो आप जिस तरह बोल रहे थे कि कोई भी प्रपोजल्स है और ऐसे सब आपके पास आते हैं, सो बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट डू यू हैव एनी से फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो आप एनालाइज करते हैं, जिसके थ्रू आप बोलते हैं कि ये इतना टारगेट रहना चाहिए, जैसे रेसिडेंशियल में इतना रहना चाहिए, कमर्शियल में इतना रहना चाहिए, ऐसे कोई? ओवर द पीरियड हमारे ऐसे ध्यान में आया कि कोई भी बिजनेस 20% बिलो IRR पे नहीं होना चाहिए एक बिजनेसेस में। बार आप ऑडियंस को एक बार बता सकते हैं आईआरआर क्या रहता है थोड़ा सा? सो IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। दिस इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। और आप जितने भी फाइनेंस के लोग हैं, इक्विटी फंड वाले एंड ऑल दोज पीपल, दे विल ऑलवेज टॉक इन IRR टर्म्स। हम लोगों को पुरानी एक आदत थी ROI में। हम्म। जो तुमको फाइनेंस कर रहा है, यदि वो IRR में बोल रहा है तो तुमने भी IRR में काम करना चाहिए। आपका काम भी IRR, आपका भी काम IRR में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं हम लोग जितना इक्विटी डालते हैं, हम लोग हमारे इक्विटी रिटर्न देखते हैं। दोज इक्विटी रिटर्न्स विल ऑलवेज लुक गुड, क्योंकि आपने सोचा है कि यार 100 रुपए में मैंने 20 रुपए डाला, मेरा इक्विटी 20 है, 20 पे मेरे को 10 मिल रहा है, और हम्म। पर वो जो 80 रुपए आपने किसी से उठाया, बैंक हो या प्राइवेट इन्वेस्टर हो, जिससे भी हो, वो पैसे का जिम्मेवारी आपका ही है। हम्म। तो मुझे कुछ मेरे बिजनेस के कलीग्स बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं कि बॉस इक्विटी में तो अच्छा रिटर्न है, कुछ ऐसे खुद को खुश करने के लिए है या किसी को बनाने के लिए है तो ठीक है, पर हमको ये पता होना चाहिए कि वो भी IRR देखेगा उसके रिटर्न्स का। नहीं मिला तो वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, तुमने भी IRR देखना चाहिए। एक आधा साल भी डिले होता है, और हमारे रियल एस्टेट में तो होता ही होता है। हाँ। अभी किसको पता था PCMC में कुछ तो भी कोर्ट में अभी रिसेंटली एनवायरमेंट का कुछ तो भी इसी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने बोल दिया 5 किलोमीटर के बॉर्डर में बानेर आ गए, बानेर पाषाण लिंक रोड आ गए उसके अंदर। अब जिसके प्रोजेक्ट वहां पे स्टक हो गए हैं, वो पिछले 8 महीने से 8 से ज्यादा महीने से स्टक है। मतलब 1 साल पकड़ो आप 1 मिनट के लिए, मतलब 1 साल यदि जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया होगा, 1 साल का उसका इंटरेस्ट गया। करेक्ट। इफ यू डोंट वर्क मोर देन 20% IRR, यू आर इन टू ट्रबल। इसलिए आप देखो रियल एस्टेट में स्पेशली बहुत हाई रिस्क में लोग काम कर रहे हैं, और बहुत इसलिए मेरे प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं करता मैं। उससे अच्छा मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि तुम तुम्हारे बिजनेस में लिमिटेड पैसा डालते रहो, और जो और थोड़ा एक्स्ट्रा है वो वेंचर कैपिटल है, देयर आर अदर रिसोर्सेज जहाँ पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसों की जरूरत है, उसको फंड करते रहो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कैलकुलेशन सही बैठेगा। पूरी फैमिली भी एक ही बिजनेस में है, पूरा पैसा भी एक ही बिजनेस में, इज नॉट अ गुड आइडिया। Just like they say, don't put all your eggs in one basket. करेक्ट। और जब मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को थोड़ा बेसिक चीजों में यदि मैं समझाऊं इन वेरी इजी Yeah. टर्म्स, तो हम लोग जब जगह लेते हैं तो हमने समझो 1 साल का पेमेंट पीरियड लिया, तो पैसा साल में जा रहा है। Correct. कंस्ट्रक्शन चालू किया, एवरी मंथ वी पुट मनी,
सेल चालू किया. सो एज कंस्ट्रक्शन गोज अप, पैसा इज मनी इज कमिंग. 100% बुक तो होता नहीं, 100% बुक होगा तो बहुत अच्छा. पर यदि वी एज्यूम के स्टेजेस में बुक हो रहा है, तो जैसे वो कस्टमर से पैसा आ रहा है, तुम्हारा पैसा लग रहा है, कस्टमर का आ रहा है, इसके जो बीच में हो रहा है प्लस माइनस, दैट इज नथिंग बट आईआरआर इन शॉर्ट टर्म. तो पूरे प्रोजेक्ट लाइफ में एवरी मंथ कितना आया, कितना गया, कितना आया, कितना गया, ये जो कैलकुलेशन होता है, दैट इज आईआरआर. और मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, इट्स नॉट दैट यस. सिंपल. वो नहीं थोड़ा नहीं, आप काफी. गूगल कर लो तो ज्यादा बेटर समझ जाए किसी को भी, मतलब फ्रॉम हिज ओन अंडरस्टैंडिंग. आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. या. मैंने 100 रुपए डाला, 100 रुपए में मेरे को 1 साल में 500 हो रहा है कि 5 साल में 500 हो रहा है कि 10 साल में 500 हो रहा है, आईआरआर इसको मैटर करता है. आरओआई बोलता है मेरे 100 के 500 हो गए. हम्म. पर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आईआरआर इज दैट टाइम. इक्विटी रिटर्न्स जितना मैंने डाला उस पर क्या हो, ये अलग ही स्टोरी. If you are a financer, you should look into equity returns. But when you are a producer, developer, हम्म. produce कर रहा है कुछ, you, I do not, as per my logic and my family guy, we cannot work on ROI ROI. and equity. Okay. IRR 20%, it should not be below that. So 20%. for every segment सबका अलग रहता है. So residential, commercial या industrial, do you have any set IRRs जो आप target करते हैं? 20% for all the businesses. About 20% for all of them. All the businesses. If you are not making 20%, don't get into it. Okay. हाँ, उससे अच्छा तो फिर बैंक में रखो. सीरियसली. या नया वेंचर कैपिटलिस्ट दे गिविंग 20% रिटर्न, 2-5% इधर उधर हो जाता है, ठीक है, पर तुम 15 से ही चालू करो. फिर रिस्क है. अपने को फंड ही कुछ लोगों को 10% से नीचे होता है, कुछ को उसके ऊपर होता है, उससे तो ज्यादा रिटर्न चाहिए ही चाहिए. करेक्ट. आईआरआर हैज टू बी 20%. सो जैसे अपन ने अभी ये वो बोल दिया फाइनेंशियल मैट्रिक्सेस बिफोर अ प्रोजेक्ट आप इतना रहना चाहिए. नेक्स्ट हो गया आपके जो ड्राइंग्स और ये सब पे आ जाते हैं. सो बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट यू रिसीव योर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स. सो व्हाट आर द डिजाइन एस्पेक्ट्स जो आप रिव्यू करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, यू नो, बिफोर अ प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड? See, fortunately, no, my team is now very strong, so they understand the product, so they know what I want. I don't care कि क्या हो रहा है, end of the day what is the result, because मैंने उतना स्ट्रेस लेके बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तो I can focus more on the quality. तो मैंने मेरे टीम को कुछ चीजें क्लियर कट बोली. विद एक्सपीरियंस आई आल्सो लर्न एंड दे आल्सो हैव व्हाटएवर. सो व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग वी से व्हाटएवर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंजीनियरिंग माय प्रोजेक्ट शुड हैव. तो उनका जो भी नॉलेज है उनका या हमारे कंसल्टेंट का जो भी उनको लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन दिस इंडस्ट्री, वी टेक दैट रूट. सेम विद द आर्किटेक्ट्स, व्हाटएवर लुक्स गुड वी वांट टू डू दैट. सो जब ये सिंपल चीजें रखते हैं और कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया, ये इसको सिंपल कर दिया, तो एज पर द लैंड द प्लान कीप्स ऑन चेंजिंग. ऑफ कोर्स. पर कुछ बेसिक चीजें यदि हमने कर दी कि कॉमन पैसेज कम होना चाहिए, रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल है तो लिफ्ट का इफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल फ्लोर प्लेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखने एंड जो प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग, वो सब अपने को चाहिए. ये बेसिक चीजें आप टीम को दे दो. If your team is capable, if you have good consultant on board, this problem is solved. तो मैंने कोई ऐसा यही चाहिए इस तरह से ऐसा कोई बनाया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. See, real estate is art, and we with a team we're artists. We cannot have a fixed kind of box unless you are making a fixed kind of commercial. कि एक बॉक्स कमर्शियल बना दिया, खत्म. वो बॉक्स को तुम बाहर से कैसे ट्रीट कर रहे हो, अंदर उसमें क्या क्या इंजीनियरिंग चाह रहा है, ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में जाना पड़ता है. रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स आर चेंजिंग, दे आर ग्रोइंग, दे आर कॉन्स्टेंटली गोइंग अप. पीपल आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. यू आर गेटिंग आइडियाज, दे आर गेटिंग आइडियाज, दे नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड. आप देखो अभी कौन से भी होटल में आप व्हाट यू डू व्हेन यू बुक अ होटल, यू अर्लियर आई यूज्ड टू चेक. पहले जाता था मैं बाथरूम देखता था कैसा है, बाथरूम अच्छा है तो मुझे लगता था सब अच्छा है.
आप लोग देखते हैं कि बाथरूम तो ठीक है, बाथरूम तो बाय डिफॉल्ट अच्छा रहेगा। अभी उसमें स्विमिंग पूल है क्या, है तो हीटेड है क्या, Yeah. बाकी व्यू क्या, ये क्या। तो एस्पिरेशंस आर गोइंग अप, दिस इज हाउ यू आर चेंजिंग, वी हैव टू चेंज। सो देयर इज नो फिक्स रूल, द ओनली थिंग इज द विजन इज, आज से 25 साल, सपोज आई एम मेनली इनटू कमर्शियल्स, आज से 25 साल बाद, वेदर कमर्शियल वेदर रेसिडेंशियल, द प्रोडक्ट शुड नॉट लुक ओल्ड। Hmm. दैट इज हाउ आई वांट टू वर्क ऑन माय प्रोडक्ट्स। अभी तक हमने 3 Gs पे हमने ज्यादा काम किया, ग्लास, ग्रेनाइट एंड ग्लास। सो ग्रास मतलब ग्रीनरी, हाँ. वो बदलती रहती है, नई आती है, पुराने वो डेड हो जाते हैं पत्ते, नए पत्ते आ जाते हैं। ग्लास एंड ग्रेनाइट, ग्लास को कुछ नहीं होता और ग्रेनाइट विद द टाइम बिकम्स बेटर। Yeah. सो अभी गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग अहेड विद एक्सपोज कंक्रीट नाउ एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट इवेंचुअली। पर एनीथिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस व्हेन यू थिंक, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। शॉर्ट टर्म बेसिस पे तुमने चीज कर ली तो यू आर ऑलवेज इन प्रॉब्लम। सो इतना आपको अगर हाई क्वालिटी बनाने हैं कोई भी स्ट्रक्चर्स, ऑफ कोर्स यू विल नीड, जैसे आपने बोला, आपकी टीम या फिर वैसे सब, सो उतने अच्छे आपके कॉन्ट्रैक्टर्स भी रहने चाहिए। सो while choosing your contractors, do you have a set decision making process या फिर some factors that you evaluate such as financial stability या project track record, safety standards, जो आप पहले analyze करते चूज करने से पहले? Correct. So when I started first, that time I didn't know contractors in Pune. I didn't know many people, right? हमको ऐसे ही कोई मिलते गए करते गए, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया उसके साथ मैं ट्रबल हो गया, पर रिलेशन में मैंने उसको काम दिया, उसने काम ठीक डिलीवर किया। दूसरे प्रोजेक्ट में दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, वहाँ पे थोड़ी तकलीफ हुई, उसने भी ठीक ठाक डिलीवर किया। तीसरे प्रोजेक्ट के पहले तब तक पूरा में रिलेशन हो गए, मेरा घूमना हो गया, मुझे समझा कौन है क्या है। बट तीसरे प्रोजेक्ट में वेरी इंटरेस्टिंगली आई वांटेड टू वर्क विथ अ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम कमर्शियल आ रहा था और मुझे प्रूव करना था। तो पहले इसमें हाउ विल आई प्रूव, हाउ विल आई मेक इट अ स्टोरी, और वो बोलते हैं ना हाउ टू मेक अ नॉइस। Yeah. तो हम लोग क्रीडा के माध्यम से हम लोग साउथ कोरिया स्टडी टूर पे गए थे। वहाँ पे मैंने Hyundai का काम देखा था, Hyundai कंस्ट्रक्शन कंपनी। तब से मेरे दिमाग में था कि आपने को हमको Hyundai. Hyundai को ही काम देने का। सो मैंने उनसे कनेक्ट किया, उनको मिला और उनको कन्विंस किया। फिर हमारे आर्किटेक्ट एंड हमारे कंसल्टेंट्स, और मैंने पहली बार मेरे लाइफ में, और काफ़ी डेवलपर करते नहीं, हमने प्री कॉन किया, Oh. प्री कंस्ट्रक्शन। उसके लिए मैंने उनको साइजेबल अमाउंट दी और ऐसा डिसाइड हुआ था कि जब वो काम लेंगे तो वो अमाउंट हमको वो उसमें एडजस्ट कर देंगे। Yes. तो उनके 25-25 लोग कोरिया से आते थे, साउथ कोरिया से। उसमें आरसीसी कंसल्टेंट्स होते थे, आर्किटेक्ट्स होते थे, एमईपी कंसल्टेंट्स होते थे, फिर हमारे कंसल्टेंट रोल में हमने ऊपर ही, दे वर काइंड इनफ टू गिव देयर स्पेस, तो हमने वहीं पे मीटिंग किए थे, होटल में मीटिंग करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ मुंबई में कुछ ऐसा हो गया कि एक डेवलपर ने उनका पेमेंट किया नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी प्राइवेट डेवलपर के साथ काम नहीं करेंगे। पर बाकी हमारे उनके टीम के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे, और उन्होंने यहाँ पे लोकल जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे उनका स्टडी किया था। जितने भी लोग थे उसमें दो कंपनियां ऐसी थी, तो वो उन्होंने शॉर्टलिस्ट की थी। अच्छा. तो मैंने उनको फोन किया, डेविड बोल के उसमें से एक मेरा दोस्त जैसे हो गया था, अभी भी मिलता है, अभी वो कंपनी में नहीं, बट यू नो ही कम्स टू इंडिया, ही कीप्स ऑन कमिंग, वी ऑलवेज मीट नाउ। तो मैंने उसको पूछा कि बॉस ठीक है, नाउ यू गाइस आर नॉट वर्किंग, पर तुम्हारा स्टडी हुआ है, तो हु इज द बेटर कॉन्ट्रैक्टर, तो मैं उसको ले लेता हूँ फिर, यू नो। एंड दैट्स हाउ उसने फिर दो नाम बोले, बोले आपने जितने लोग देखे आपके दो लोग यू शुड वर्क विथ, वन इज मिलेनियम एंड वन इज एज। फिर मैंने दोनों को मिला, दोनों को निगोशिएट किया। उसमें उन्होंने जिसका रेट हमको जमा, उसको फिर मैंने बोर्ड पे लिया, बट देन आई न्यू कि बोथ ऑफ देम आर गुड। फिर दूसरा प्रोजेक्ट मैंने दूसरे को दिया। नाउ आई रियलाइज बिकॉज दिस टू ऑफ देम आर बिग कंपनीज, राइट, दे आर Yeah. बिग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, दे आर डूइंग गुड जॉब। अभी उनको भी उनका, एवरी कंपनी वांट्स टू प्रूव, राइट। Yeah. मैंने उनको फ्रीडम दिया हुआ है कि तुमको जो भी करना है करो, बस अच्छा काम आना चाहिए। सो आई यूज्ड टू टेक आइडियाज फ्रॉम देम कि इसको और बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड विद दैट वी वेंट अहेड विद दिस टू गाइज,
and we have decided to work only with these two people. कोई तीसरा भी और उसने अच्छा काम किया तो हम लोग रेट ले लेते हैं, और उसका रेट कम और उसने किए हुए काम अच्छे होंगे तो मैं उसको काम दूंगा. पर अभी तो हम लोग ये दोनों से ही काम कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एज ऑन द डेट. ओके, सो एक क्वेश्चन था, लाइक मेनी डेवलपर्स वंडर कि इफ यू पे मोर एंड यू जस्ट हैव अ वेरी गुड और अ बेस्ट लेवल कॉन्ट्रैक्टर, आपको फिर भी मॉनिटर करने की जरूरत होती है क्या? However good you pay, it's always good that you monitor, right? What do you do? आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा फी दे रहे हैं, इसका मतलब उसको देखना नहीं, ऐसा नहीं होता. You have to have your तुम्हारी आंखें, your own team. Your team should know your vision. मेरे पहले प्रोजेक्ट में पीएमसी हमने लिया था. मेरे सब प्रोजेक्ट में मैंने पीएमसी लिए थे तब. पर इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ द पीएमसी एंड ऑल, उनका इंटरेस्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर को स्क्रू करो, दबाओ, जो भी उनका इंटरेस्ट होता है. और हमको प्रूव करो कि देखो हम कितना देख रहे हैं, हम कितना ध्यान दे रहे हैं तुम्हारा, ऑल दैट. एक एक्सपीरियंस मुझे एक पीएमसी के साथ ऐसा आया कि मैंने डिसाइड किया कि इनफ, व्हाई नॉट बिल्ड आवर ओन टीम. फिर बादशाह बाबर हमको ज्वाइन करते, थैंक्स टू विश्व मार्केट, वो मुंबई से पुणे आए, टुडे इज विथ मी. अभी हमने डिसाइड किया हम हमारे पीएमसी करेंगे, क्योंकि आई नो कि डेवलपर्स को क्या चाहिए. फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू वी वांट आवर पीएमसी. और रिपोर्ट है ना, आप कितना भी रिपोर्ट बना लो, किसी के पास वक्त नहीं है या किसी को वक्त देना नहीं. गो ऑन साइट, लुक एट द एग्जीक्यूशन, गिव योर विजन, गेट द एग्जीक्यूशन डन. रिपोर्ट से क्या मिलने वाला है? रिपोर्ट आता है चीज होने के बाद. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन योर साइट, 7 दिन में एक बार भी जाते हो, एंड कीप ऑन एंड स्टडी अदर साइट्स. क्रीडा के स्टडी टूर में मुझे उसका बहुत बेनिफिट हुआ. वहां पे जो आइडियाज मिली वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. जो लोगों को मेरा प्रोजेक्ट देखना है, हम लोग कभी रोकते नहीं. कंडीशन एक ही रहती है कि कुछ गलती मिली तो प्लीज भेज देना लिख के, अरे वाह, सो दैट आई लर्न. हाँ, वाह. फोकट आपने वो कुछ मिलना चाहिए ना, सिर्फ उसने सीखना है ऐसा थोड़ी. जब थर्ड आदमी देखता है उसका एंगल अलग रहता है, वो कुछ चीज देख सकता है जो हम शायद मिस आउट कर रहे हैं. मुझे बहुत सीखने को मिला, वेदर फ्यू डेवलपर फ्रेंड्स, क्रीडा का स्टडी टूर, हमारे कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर, दे ऑलवेज हेल्प. You have to show them readiness, that's it. So you should always have that willingness to learn. Yeah. Which is a very And you good got thing. to pay them a bit extra. One of the contractor was working for another developer. मेरे रास्ते में ही थे, मुझे पता था कि वो काम भी वही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है. बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ आरसीसी, जॉइंस एंड ऑल दोस थिंग. आरसीसी का स्ट्रेंथ विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, पर मुझे एस्थेटिक्स जो उसका Look, हाँ बहुत मैटर है. आई एम अ कॉमन मैन, आई एम अ बीकॉम गाय, आई एम नॉट इंजीनियर कि अंदर जाके देखो. मेरे आंखों को जो अच्छा लग रहा है ना, वो पहले अच्छा है, फिर मैं अंदर का जाके देखूंगा. यदि मैं ऊपर से ही मोटा ऑल दैट, चांसेस ऑफ अंदर से खराब होना इज वेरी हाई. पर मैं ऊपर से फिट हूँ तो चांसेस ऑफ मी अंदर से भी फिट होना इज वेरी हाई. एज सिंपल एज दिस. this is जब very rare कि कोई डेवलपर अपने कॉमन मैन के नजरिए से भी किस तरह दिखेगा, क्योंकि उनको अंदर का नॉलेज नहीं रहेगा, पर उनको कैसे दिखेगा वो भी एक सोचना, एम्पैथाइज क्योंकि करना. मैं वही देखता हूँ ना, मुझे वही समझता है, लाइन थोड़ी समझता है, मेरे आंखों को मुझे ये समझता है. फिर मैंने उसको पूछा कि, तो वो स्माइल किया, बोले सर आप मेरे को एक्स्ट्रा पे करता, मतलब यू पे मी गुड. I always keep on telling, I told to Kridai, I keep on telling my friends in real estate, please pay your contractor on time and good rates. Let them earn. Because when they will also earn, they will also invest more into machineries, latest technology, and that will benefit you. Whenever they come on negotiate on my table, I don't negotiate. My team is done that work. They are technical people. मैं बैठूंगा, खुश करना है, वो मेरे को खुश करने के लिए करेगा. मैं उल्टा बोलता हूँ, तो अच्छा काम करके आ, before time कर, I'll pay you extra when at the end of the day, at the end of the project in our case. But I do not negotiate. Wow. If they don't make money, tomorrow you will be in trouble. सो सर, जैसे आपने मेंशन किया कि कॉन्ट्रैक्टर्स को यू वुड रादर पे एक्स्ट्रा देन उनके से नेगोशिएट करना. सो उसी के साथ वन थिंग विच आई हैव सीन एट मालपानी साइट्स इज दैट आपकी जो फिनिशिंग है वो काफी यूनिक है. सो एनी मेजर्स दैट यू हैव टेकन कि आपके जो भी सारे बिल्डिंग्स है उनकी फिनिशिंग उतनी लेवल की रहे?
मैंने ना एक चीज मैं हमेशा मेरे टीम को बोलता हूँ, आफ्टर थॉट कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज आप देखते हैं तो कोई आता है देखने के लिए तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये बाद में किया है क्या, ये ऐसा लगना चाहिए कि पहले से प्लान था। इट हैज टू बी दैट वेल डन कि लोगों को लगे कि पहले से प्लान करके किया और कितना अच्छा किया है। सेकंड, आई ऑलवेज टेल माय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स, जो मैंने अभी मेंशन किया, कि वॉट एवर गुड, लेट्स डू इट। दे आर वर्किंग ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, they know where, who, how go wrong, right? As a developer, I work on 2 projects, 3 projects at a time. But as a construction company, they are working with 10 people. Yeah. The rest of the 8 projects where they are working, ये दो मेरे तो, they are bigger, और उनके भी बड़े कंपनी के साथ more professional people. Better ask them. You cannot have all the knowledge. अच्छा, हम जब बाहर जाते हैं देखने के लिए, वहाँ पे जो छोटी छोटी चीजों का फिनिशिंग या डिटेलिंग देखते हैं, वो बस इनको एक्सप्लेन कर दो हमारी टीम को कि यार मैंने ऐसा देखा था, ये डिटेलिंग था। तो उनको वो जो मैं बोल रहा था कि पहले से मेरे टीम को मैंने वो विजन समझा, अभी मेरे टीम में भी वो विजन आ गया है जो जो मैं बाहर देखता था। सो नाउ एवरीबॉडी इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। तो अपने आप तुम्हारा फिनिशिंग अच्छा आना ही। कट कॉर्नर्स हो गए चालू, देन वो फिनिशिंग की प्रॉब्लम्स आ जाए। प्रॉब्लम चालू हो जाती। मैंने यदि अभी सपोज मेरा कहना है टीम को कि अभी हम लोग एक्सपोज कंक्रीट को जाएंगे, क्योंकि यूरोप पूरा वो कर रहा है ऑलरेडी। तो यूरोप का उसमें एक्सपीरियंस हो गया है, स्टडी हो गया है, वी विल हैव आवर ओन लिमिटेशंस। पर मैंने बोला है कि हमको करना है। वर्स्ट सिनेरियो, इफ समथिंग गोस रॉन्ग, वी विल क्लैड इट। क्लैडिंग इज नॉट अ बिग डील। एनीवेज आरसीसी होने के बाद ही क्लैड होते हैं। पर अभी टीम को पता है कि यार एक्सपोज रखने वाले, एक्सपोज रखेंगे इसका मतलब क्वालिटी अच्छा आना चाहिए। सो आई एम मेकिंग श्योर दैट my team understands the importance of the quality. दूसरा, मैंने मेरे टीम को बोल दिया, मेरे क्या होता है, आप देखो कौन से भी प्रोजेक्ट पे वो इन्वेस्टर का या ओनर का नाम लग जाता है, पर आपने किसी प्रोजेक्ट में कौन इंजीनियर्स काम किए कभी देखा है क्या? वी आर गोइंग टू हैव कलर, अभी टाइल पे भी आ जाता है उनका फोटो करके कि द पीपल बिहाइंड द प्रोजेक्ट। तो जिस प्रोजेक्ट पे आपको आपका फोटो लगने वाला है, वो प्रोजेक्ट आपको अच्छा ही बनाना है। Wow, good concept. So I have already told my architecture team that जो जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट पे काम किया, उन लोगों का वहाँ पे फ्रेम परमानेंट बनना चाहिए। परमानेंट ऐसा लगा दिया, फिक्स्ड इन द टाइल। जैसे अपन इनॉग्रेशन का लिखते हैं ना, इन्होंने इनॉग्रेट किया, उस टाइप। क्या प्रॉब्लम? अब यदि मैंने वो कर दिया तो उनको पता है कि बॉस डिलीवरी तो अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो ना बिल्डिंग पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहता है, ना तुम्हारे इंजीनियर्स का नाम रहता है, सिर्फ तुम्हारा नाम रहता है। So true. सो वी आर चेंजिंग दैट। सो होपफुली उसके कारण भी थोड़ा फायदा होगा। इसके अलावा सर, जैसे आपने बोला कि कोई आपके हिसाब से एनी ऑब्जर्वेशंस व्हिच यू सॉ जिससे आपकी फिनिशिंग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंची। आज जस्ट माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन में भी आई हैव सीन प्रोजेक्ट्स ऑफ दोस सेम कॉन्ट्रैक्टर्स यू नो डिलीवरिंग, बट जब आपके प्रोजेक्ट की बात आती है तो इट इज थोड़ा द फिनिशिंग इज एट अनदर लेवल। सो उसके लिए आपने कुछ किया है ऐसे पर्सनली? मेरा सिंपल रहता है, एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, एज अ कॉमन मैन मेरे आंखों को अच्छा दिखना चाहिए। सी द प्रॉब्लम विद द टेक्निकल पीपल, दे सी एवरीथिंग फ्रॉम देयर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये टेक्निकली करेक्ट, तो उनके लिए ये चीज ठीक है। मुझे वो चीज समझती नहीं, वो काम उनका है। मेरे आंखों को समझता है कि लाइन में है क्या नहीं, और उनको पता है कि ये लाइन में है तो ये तोड़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर को भी पता है कि चलेगा नहीं। एंड वंस यू हैव अ विजन ड्रिवन कॉन्ट्रैक्टर आल्सो, मुझे आप एक भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो बोलेगा कि मुझे काम ही खराब करना है। कोई नहीं है ऐसा मार्केट में, सबको अच्छा ही काम करना है। क्यों नहीं कर पाते? या तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, तो उसके कारण कुछ तकलीफें आ गई, या तो जल्दी जल्दी में काम खत्म करना है क्योंकि कमिटमेंट रॉन्ग दे दी है। रीजन जो भी हो, काम सबको करना तो अच्छा है, पर अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रहा है। यदि मुझे ये कोई स्ट्रेस नहीं है
और मैं वो टीम को बोल रहा हूँ या मेरे कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहा हूँ कि बॉस, काम तेरा जो बेस्ट काम है वो तू यहाँ पे लोगों को दिखाना लेके आ. सो इन वन ऑफ माई प्रोजेक्ट, पुणे के 2 लीडिंग नेम, दे केम टू सी द प्रोजेक्ट. और क्या चाहिए? इसका मतलब समथिंग यू आर डूइंग राइट. Yeah. सो सिंपल, पे योर कॉन्ट्रैक्टर वेल with the condition that the quality has to be good. Once his margins are secured, once he's getting proper margins, whatever his margins, if once he's happy with that, why will he compromise? He wants to bring better things. और हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थैंक्स टू माय टीम अगेन, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पहले से लिख देते हैं कि किस टाइप का फॉर्मवर्क यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम लोग पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं. उसको पहले ये इन्फॉर्मेशन है, तो उसको पता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है. तो हमको बोल देता है कि बॉस इतना इन्वेस्टमेंट है, आपको तो शुरू में हमको हेल्प करना पड़ेगा. वी आर ओपन, वी आर रेडी टू डू इट, क्योंकि उससे प्रोडक्ट का फिनिशिंग अच्छा आएगा. इट्स ऑल बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स. वो थोड़े करेक्ट कर लो ना, तो बाकी तो कॉन्क्रीट ही है. मेरा आपका सबका सेम. वेरी ट्रू. सर, आप क्वालिटी कंट्रोल की भी बात कर रहे थे. सो क्वालिटी कंट्रोल, हाउ डू यू इंश्योर कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स है वो एक लेवल पे करे, लाइक आपकी इंटरनल टीम या फिर कोई एक्सटर्नल, ऐसे कुछ किस तरह आप क्वालिटी इंश्योर करते हैं? राइट, तो वी डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड क्वालिटी एंड सेफ्टी टीम इन हाउस. सेफ्टी तो मेरे खुद के लिए जरूरी है, and quality for brand is very important. Fortunately, my team is very good. So इनको हमने बोला कि भाई इनका काम वही है, क्वालिटी सेफ्टी चेक करो. देन वी स्टार्टेड अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी स्टार्टेड कंपटीशन बिटवीन द प्रोजेक्ट्स. फिर मेरे ध्यान में आया कि यदि मैं इंटरनल टीम को ही बोलूँ कि तू प्रोजेक्ट को देख, स्टडी कर और वो हिसाब से मार्किंग्स दे, तो ये हो सकता है कि किसी और टीम को लगे कि ये फेयर नहीं है, ये इसका दोस्त है एंड ऑल दैट, यू नो. ट्रू. सो वी थॉट व्हाई नॉट हैव अ थर्ड पार्टी. तो मैंने मेरे टीम में बताया, बाड़ा साहब बाबर को बताया कि बाड़ा साहब जरा ढूंढो यार, कोई चाहिए अपने को जो क्वालिटी और सेफ्टी देखे. फिर कुछ नाम आए, उसमें एक नाम ब्यूरो वेरिटास का था. वो आई थिंक इट्स अ फ्रेंच कंपनी. Yeah. सो उनको हमने उसका जिम्मेवारी दिया. यूजुअली लोग उनको यूज करते हैं साल में एक बार क्वालिटी के लिए. हमने उनको बोला क्वार्टरली एक बार करो, क्योंकि क्वार्टरली चीजें भी बनती है, यू नो. तो वी अपॉइंटेड ब्यूरो वेरिटास. एज पर देम वी आर द ओनली कंस्ट्रक्शन मतलब रियल एस्टेट कंपनी जिनको कंसिस्टेंटली ऑल द क्वार्टर्स, ऑल द प्रोजेक्ट्स 8.5 के ऊपर आउट ऑफ 10. उनके बाकी प्रोजेक्ट में जहाँ पे वो काम करते हैं वो 7 साढ़े 7 को क्रॉस नहीं करते. ओह. तो उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया, एंड वी आर द ओनली कंपनी गॉट सर्टिफिकेट. दे डोंट गिव सर्टिफिकेट, बट बिकॉज वी वर कंसिस्टेंटली अबव 8.5. मतलब यहाँ तक है कि उनके मुंबई की टीम, उनके पुणे की टीम को उन्होंने बताया कि इतने मार्क्स कैसे देते हो आप. तो उनमें झगड़ा हुआ, तो उनके मुंबई की टीम सरप्राइज विजिट को आई, ओह. एंड दे सेड ओके यू आर गिवन करेक्ट राइट, मतलब जो भी कर रहे करेक्ट हो रहा है. एंड बिलीव मी, मेरा क्वालिटी टीम एंड सेफ्टी टीम, उनके मार्क्स इनसे पॉइंट से कम ही है. मतलब वो हमारी इंटरनल टीम और भी स्ट्रिक्ट. तो ये दोनों मिला के क्वालिटी पे ध्यान रखता है, और टीम अभी एकदम चार्ज्ड है. उनको पता है कि अच्छी क्वालिटी किसको अच्छी नहीं लगती है. डेफिनेटली. तो जो प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट अच्छा है तो यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी. सेम विद दिस, ऑल द पीपल आर हैप्पी व्हेन द रिजल्ट्स आर कमिंग अप. किसको पर्पसली रिजल्ट खराब नहीं करना. डेफिनेटली. कुछ तो तकलीफ है, उसको ढूंढो, सॉल्व करो, एंड योर क्वालिटी इज बेटर. सर, अपार्ट फ्रॉम लाइक क्वालिटी, आपने सेफ्टी में भी काफी इन्वेस्टमेंट्स किए, जैसे आपने डोका के भी एक सेल्फ असेंबली ये किया है स्क्रीन. इसके अलावा व्हाट आई हैव सीन इज दैट आपके लिए क्लेanलीनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वुड यू शेयर सम थॉट्स ऑन दैट? सो ये ढोका का जो सिस्टम है, सेल्फ क्लाइंबिंग, और वो पूरा कवर कर देता है, पुणे में पहला हमने चालू किया. अच्छा. एंड विद डोका सिस्टम, देयर आर लोकल, देयर आर अदर्स, बट डोका ओवर द पीरियड है प्रूवन है. तो हमने कॉन्ट्रैक्ट, और वो जिम्मेवारी हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया. हमने इनिशियल फंड उसको किया, क्योंकि देन दैट एसेट बिकम्स हिज. पर इनिशियल फंड हमने उसको किया, बोला कि बॉस यू गेट द
गुड कंपनी तो आपको भी फ्यूचर में असेट बन जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा है। पर वहाँ पे जो लोग काम करते, सी दिस आर ऑल ऑलमोस्ट 100 मीटर टॉवर्स, राइट? वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, इतने ऊंचाई पे जब काम करते हो और वो ऐसा डर लग रहा है, तो काम के क्वालिटी पे ध्यान नहीं जाए। हम्म पर आप जब वो सेफ एनवायरनमेंट में हो कि पीछे से पूरा क्लोज है, आपको नीचे का डेप्थ ही नहीं दिख रहा और आप कुछ भी हो जाए गिर ही नहीं सकते नीचे, तो आप यू आर वॉकिंग सेफली, यू आर फोकस्ड ऑन द क्वालिटी। आप जो भी वहाँ पे काम कर रहे हो, आप रिलैक्स होके काम कर। हम्म सो दैट्स वाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप एक ध्यान में लो, सेफ्टी का और एक क्या है, कुछ भी आपके साइड पे अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट से किसी को लाइफ टाइम का इंजरी हो जाता है या कोई चला ही जाता है, उसके बाद जो उसके फैमिली के साथ होता है, इट्स द फर्स्ट थिंग टू हैपन। या एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, एक्सीडेंट इज पॉसिबल, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एक्सीडेंट्स आर एक्सीडेंट्स। बट व्हेन यू कैन टेक केयर ऑफ मैक्सिमम सेफ्टी, देन व्हाई नॉट? इसलिए हम लोग सेफ्टी अवार्ड्स में भी भाग लेते हैं, तो टीम भी एकदम चार्ज होती है, और हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को भी सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते हैं कि भाई डोंट कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि आदमी कॉम्प्रोमाइज इसी जगह पे कर लेता है जिसको सेकेंडरी दिखता है। हम्म सेफ्टी प्राइमरी हो गया है, अब हिंदुस्तान बदल रहा है। पर पहले ना सेफ्टी को नहीं देखते थे, बाकी चीजों को ज्यादा देखते थे। पर अब डेवलपर भी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, दे ऑलवेज वांटेड टू डू इट, नोबडी वांट्स टू कीप हिज या साइट डेफिनेटली अनसेफ। पर व्हाट आर लिमिटेशंस देन? पर अब चीजें इतनी आ गई है इंडिया में, अपने पास भी मिल रही है, लोकली बन रही है, कि अब ये बहुत बड़ा इशू नहीं लगता है। छोटी मोटी चीजों को भी केयर कर लेवे तो देन इट्स टेकन केयर। एंड वंस थर्ड पार्टी कमिंग इंस्पेक्टिंग, देन यू आर इवन मोर cautious, watchful. You are making sure that you're always on your toes and doing the right thing. So that's how quality and safety helped us. You had another part of it was कि आपके sites compared to other sites, for you cleanliness and well correct. organized is very important. So under construction website को clean रखना शायद ही कोई डेवलपर ये चीज सोचेगा. So Right. आपका क्या thought process था उसके पीछे? So two things. One, again, thanks to Kredai study tour, मैं जापान गया था। एक तो एक कोरिया में, पहले तो मैं जब कोरिया गया था उनके प्रोजेक्ट देखने के लिए, मैं और मेरे इंजीनियर्स एंड मेरे आर्किटेक्ट गए थे। वहाँ पे हम लोग एक साइट विजिट करने गए। मोस्ट ऑफ द साइट वे क्लीन, बट एक साइड हम लोग सिटी के अंदर था, वो विजिट करने गए। वी वर देयर अराउंड 5:30, तो साइट पे कोई नहीं था। आई थिंक उनका वो काम खत्म करके उनका टाइम होता होगा, वो निकल जाते हैं साइट के, सिटी के अंदर और भी जल्दी खत्म करते होंगे। मैं अंदर गया, मैंने उसको पूछा साइट बंद है क्या? नो, इट्स वर्किंग। एंड आई वाज लाइक, इट लुक्स सो क्लीन, एज इफ लिटिगेटेड प्रॉपर्टी को क्लीन करके रख दिया है डेवलपर ने, अभी कोई काम नहीं कर रहा है। दैट इज हाउ द प्रॉपर्टी वाज लुकिंग सो क्लीन। वो हुआ, फिर हमारा जापान का स्टडी टूर था। हम्म वहाँ पे वो लोग जो हिसाब से उसको क्लीन रखते हैं, और डस्ट बाहर नहीं जाना इसके लिए स्टील की प्लेट डालते हैं, वो ऑलरेडी अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक टुडे, दे हैव बीन डूइंग सिंस लॉन्ग। मैं बोला हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है कि जिससे मैं ये क्लीन कर सकता हूँ साइड? तो मैंने अच्छा, इसमें साइड तुरंत क्लीन करना है तो कॉन्ट्रैक्टर हैज टू अपॉइंट डिफरेंट टीम more people. हाउसकीपिंग जो इसको Yes. क्लीन करे, क्योंकि उनके वो अपॉइंट किसको करते हैं? कारपेंटर, फिटर, हाँ लेबर। जो क्लीनिंग के लिए फिर वो लेबर थोड़ा हो गया तो उसको बोलते हैं कि थोड़ा क्लीन एक कर बार ले, थोड़ा सा करो. सामान नीचे ही पड़ा रहता है गंदा। मैं मेरे टीम को बोलता हूँ कि बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर 24 आवर्स, यू आर गोइंग टू बी देयर 24 आवर्स, 7 days a week और व्हाटएवर। वहाँ पे मॉस्किटोज होंगे, वहाँ पे गंदा रहेगा, तकलीफ आपको ज्यादा है। उसके लिए क्या है, द हाउसकीपिंग टीम, कॉन्ट्रैक्टर हैज टू अपॉइंट 5 लोग, उसका एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट वांट टू अर्न आउट ऑफ इट, ही जस्ट वांट टू मेक श्योर ही डज नॉट लूज आउट ऑफ Hmm. फ्रॉम हिज पॉकेट। आई पेड देम एक्स्ट्रा फॉर द साइट क्लीननेस। मेरे को मेरी साइट क्लीन चाहिए। यदि फॉरेन में हो सकता है, यदि डेवलप कंट्रीज में हो सकता है, तो मेरे कंट्री में क्यों नहीं हो सकता? तो कितना ज्यादा लगता है खर्चा? 2 साल प्रोजेक्ट चलेगा, 3 साल चलेगा, 3 साल वो क्लीन करने के लिए हाउसकीपिंग के 5 Hmm. लोगों को काम देना, कितना खर्चा है? मैंने उनको बोला कि प्लीज डू इट एंड चार्ज मी एक्स्ट्रा फॉर द क्लीन, दैट्स हाउ यू गेट इट। Wow. सर
इसके अलावा वी वर टॉकिंग अबाउट योर साइट का जो भी है क्वालिटी अगेन, सो उसमें यू हैव इम्प्लीमेंटेड बीम टेक्नोलॉजी. सो कुड यू शेयर कि क्या होता है बीम टेक्नोलॉजी, उससे क्या हेल्प होता है, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ इट? So again, long time back, I believe 15, 17 years back, मैं क्रीडा के स्टडी टूर में सिंगापुर गया था और वहाँ पे एक एनआरआई ऑस्ट्रेलिया का प्रोफेसर था. ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस बीम टेक्नोलॉजी और उसने एक बड़े अच्छा एग्जांपल दिया, एक ब्रिज. और वो ब्रिज को, बिकॉज हेवी ट्रैफिक वाला नीचे का रोड था और ऊपर से ब्रिज उनको कंप्लीट करना था, तो उन्होंने वो पूरा मैकेनिज्म, कहाँ पे कौन सी क्रेन खड़ी रहेगी, कहाँ से ब्रिज के इक्विपमेंट्स आएंगे, कैसे वो पूरा उन्होंने बीम में बना के पहले रेडी किया. और जिस टाइम उनका वो लॉन्ग वीकेंड आया, हम्म. फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी का एक वीकेंड, उनको लॉन्ग वीकेंड आ गया, वो 3 दिन में उनको खत्म करना था. उन्होंने पूरा प्लान खड़ा किया, कहाँ पे क्रेन खड़ी रहेगी, कहाँ से क्या होगा, मूवमेंट, सब कुछ. और वो प्रोजेक्ट उन्होंने 3 दिन में खड़ा करके नेक्स्ट डे नीचे से गाड़ियां चालू कर दी. वाओ. आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट. मैं बोला कौन है बीम के लोग, कहाँ ढूंढेंगे. आई स्टार्टेड सर्चिंग. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो those people were getting the beam के drawings done in India from Pune. और मैं बोला यार अपने बाजू में बैठा है, नो पुणे में ही है. That's how I started thinking about beam. But we could not implement that. चीजें होते गए, आगे चलते गए हम लोग. तब तक ये बीम का मैंने फिर काफी बार सुना काफी लोगों से सुना आउट ऑफ इंडिया. देन आई रियलाइज व्हाई नॉट ट्राई इट. क्या होगा, वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा. इट्स नॉट इजी. बीम इज नॉट इजी. तो see, the challenges with beam is with our human resource for beam is very very limited. They are growing now fortunately. आज से 2-5 साल बाद तो बहुत आसान हो जाएगा, पर अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि रिसोर्स इज लिमिटेड. योर कंसल्टेंट्स आर नॉट इक्विप्ड विद इट. तो अभी तो मेरे जो कंसल्टेंट सबके पास, दे हैव हायर्ड एंड ऑल. गोइंग फॉरवर्ड मैं आई एम नॉट वर्किंग विद एनी कंसल्टेंट हु इज नॉट हैविंग बीम. सो जिसको बीम इंप्लीमेंट करना है, he has to make sure that today it's expensive. उसका initial cost is high. Yeah. You have to pay extra for the human resource to the architect. Immediate benefit उसके तो आपको आज नहीं दिखेंगे, but when you will have as-built drawings and everything ready and quantity and everything properly done 3D, and when you hand it over to somebody, he is going to pay you extra for that. Clash detection is a very basic thing of it, very basic thing. हमको उसके बाकी भी क्वांटिटी निकालना. ड्राइंग आज मुझे सब 3D में दिखता है. मेरे जैसे कॉमन मैन को 3D में समझता है कि क्या गलत हो सकता है या क्या गलती लग रही है. मैं भी गलतियां निकाल दूं, ज्यादा नहीं निकाल सकता, पर कुछ ना कुछ आपने, एज आई टोल्ड यू, नॉन टेक्निकल मैन लुक्स एट इट डिफरेंट वे. Yeah. तो उसमें से 2-4 पॉइंट मिल जाते, इतना आसान हो जाता है. वो 2D ड्राइंग पे मेरे जैसे आदमी को तो कुछ नहीं समझेगा, पर 3D ड्राइंग पे मुझे भी समझेगा और वो लेबर को भी समझेगा कि उसको क्या करना है. सो दैट इज हाउ वी थॉट वी विल यूज बीम. बीम में एक भी चेंज करना है तो सबको चेंज करना पड़ता है. तो इन टेक्निकल टर्म्स एक प्रोजेक्ट के 5-5, 6-6 हजार ड्राइंग्स मिनिमम तैयार होते हैं. मतलब इतने बार वो चेंजेस होते हैं. सो बीम में आपको कोई भी चेंज करना है तो दैट्स गोइंग टू कॉस्ट यू टाइम. इसके लिए काफी चीजें आप पहले से क्लोज कर दो. आपके कंसल्टेंट को और आपके कॉन्ट्रैक्टर और आपके इंजीनियरिंग टीम को पता होना, आर्किटेक्ट को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. तो आज जैसे 2 साल 2 प्रोजेक्ट मेरे, 3 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट मेरे बीम में हुए. अच्छा. वी हैव गॉन टू अ लेवल वेयर वी डू नॉट यूज जीएफसी हार्ड कॉपीज. वाओ. हमारे इंजीनियर्स टैबलेट पे काम करते हैं. सो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने भी अभी बीम समझने वाले लोग लिए. टुडे माय एवरीथिंग इज ऑन बीम. वी आर इन अ वे पेपरलेस. साइड पे आज हमारे टेरेस तक के पूरे ड्राइंग विद एमईपी के पाइप वेप सब कुछ क्लोज्ड. सो द कॉन्ट्रैक्टर इज सो कॉन्फिडेंट नाउ कि वो आपको रेट भी अच्छा दे सकता है. आप अभी मेरे को नहीं मिला इस टाइम, पर गोइंग फॉरवर्ड आई नो व्हेन ही विल रिसीव द ड्राइंग के सेट्स, व्हेन ही विल गो थ्रू इट, वो बोलेगा साला अपना तो पूरा काम हो गया इधर. क्योंकि उसमें एग्जैक्ट मटेरियल और कॉस्ट एस्टिमेशन भी काफी बेटर होएगा इसकी और वजह से. ड्राइंग डिटेल में
ड्राइंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं, Makes मेरी sense. टीम भी फ्री हो जाती है। एंड गोइंग फॉरवर्ड यू कैन टेल कंसल्टेंट कि आपने तो 6 महीने में पूरे ड्राइंग देते, आप तो अब फ्री हो गए, तो उनका भी ह्यूमन रिसोर्स 6 महीने के लिए बिजी, उसके बाद दे कैन टेक अनदर प्रोजेक्ट, यू कैन नेगोशिएट विद देम। आज नहीं कर पाऊंगा, कल जाके व्हेन आई विल टेल देम कि अभी तो आप ही काम कर रहे हो और दिस इज हाउ इट विल वर्क, मुझे आप कम कॉस्ट चार्ज करो, तो दे विल चार्ज लेस, क्योंकि उनको पता है ड्राइंग पहले दे देंगे सब। So this is how you can save money also. इवेंचुअली टुडे नो, टुडे इट्स एक्सपेंसिव, मतलब Is cost the only factor which is stopping developers from implementing Beam? no, today speed is something people will suffer, क्योंकि चेंजेस हमारी इंडस्ट्री में होते हैं अनफॉर्चुनेटली। इवेंचुअली काफ़ी कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया है, पर चेंजेस यदि आपके इसमें होने वाले हैं तो बीम में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर एक को ड्राइंग वो हिसाब से चेक करना, डालना, करना, रिव्यू करना, वापस डालना। 2D में रेगुलर में क्या होता है, हर एक अपना अपना ड्राइंग देता है, खत्म हो जाता है। पर बीम में सबको एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कोई एक भी चेंज करता है उसने क्या हुआ चेंज, बाकी लोगों को भी समझता है, उसको भी वो हिसाब से चेंज करना पड़ता है। और बेस्ट पार्ट, जगह पे कुछ भी काम नहीं होता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोर कट, यदि पहले ही पाइप का सब कुछ पता है तो हम लोगों ने आरसीसी में ही पाइप डाल दिया, उसको वेल्ड भी कर दिया, तो कंक्रीट भरते हुए ऐसा वैसा भी नहीं होता, नीट डिसीजन आता है, रिजल्ट आते हैं आखिरी के, और फिर उसको देख के पाइप का सब हो जाए तो फिर उसका फिलिंग बिलिंग एकदम प्रॉपर हो जाता है। द क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी फार बेटर इन बीम। okay, wow. So you would definitely advise all developers to implement Beam in the future? You have no choice. Eventually you will have to go there. Today, maybe. Tomorrow, okay. Day after tomorrow, you can't help it. So prepare today for the worst. Otherwise, उस दिन आप एकदम बोलोगे तो आपको लगेगा अरे यार क्या हो ये रहा क्या है। हो गया? आज आप कुछ गलतियां करोगे तो माफ हो जाएगी, कल शायद माफ ना हो। Sir, another thing about your projects which I've seen is that उनके जो नाम है वो सारे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। कोई रीजन आपने ये चूज किया है? वेल, मैंने टेस्ला सबको पता है, हाँ, एलन मस्क ने बनाया है बढ़िया कार, एंड वन डे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि टेस्ला नाम क्यों दिया होगा, तो साइंटिस्ट का नाम दिया है। निकोला आई वाज टेस्ला। वेरी हैप्पी, मैं बोला यार क्या नाम सोचा है, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, देयर इज नो अदर रीजन। एंड देन आई जस्ट रियलाइज कि हम लोग जो नाम देते, जैसे मेरे एक प्रोजेक्ट को अजाइल, ठीक है, आईटी में अजाइल टेक्नोलॉजी, अजाइल दिस अजाइल लोगों को पता है, तो मैंने आईटी का लैंग्वेज में वो नाम दिया। दूसरे प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया कनेक्ट, अगेन कनेक्टिविटी, ये वो, तो कनेक्ट का नाम दिया क्योंकि अगेन आईटी कमर्शियल। फिर मैं सोचा कि यदि एलन मस्क टेस्ला बोल सकता है तो व्हाई कांट आई गिव नेम्स टू आवर प्रोजेक्ट रिस्पेक्टिंग दिस पीपल हु हैव लाइक साइंटिस्ट और बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट, व्हाई कांट वी डू इट, दैट्स हाउ। अच्छा, ये आइडिया जब मैंने मेरी टीम को बताई तो सब एवरीबॉडी लाइक्ड इट। तो मेरा विमान नगर का जो प्रोजेक्ट हो रहा है वीआईपी रोड पे, उसको हमने एम कौटिल्य नाम दिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र बोल के फेमस है, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, इसलिए हमने, मतलब फैमिली नेम, तो उसके लिए हमने उसको, वो बिल्डिंग को कौटिल्य नाम दिया। मैं जो बानेर में कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, उसको पहले हमने नाम दिया था, ओके आई रिमेम्बर दैट नेम, वो एक मैथमेटिशियन था, फिबोनाची। ओके, फिबोनाची फार्मूलाज है और नेचर में भी है फिबोनाची। और एक बार मैं ऐसे यूट्यूब पे कुछ उसके बारे में सुन रहा था, तो एक तो फिबोनाची नाम भी डिफिकल्ट है, उसका स्पेलिंग भी जरा फनी है, और वो स्पेलिंग के कारण लोग उसको फिबोनाची नहीं बोलते हैं, फिर कोई कुछ और बिकॉज ऑफ देयर pronounce सी करते हैं। तो कोई फिबोनाची बोलता है। पर एक बार मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था, जो फिबोनाची का जो थ्योरी है, जो फॉर्मूला है उसका, वो उसके पहले 200-500 साल पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन ने उसके बारे में, और वो फिबोनाची की किसी बुक में उसका मेंशन, पर वो फिबोनाची फॉर्मूला बोल के फेमस हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे नाम, जैसे फिबोनाची अपन बाहर के साइंटिस्ट को दे रहे हैं और उसने किसी हिंदुस्तानी से लिया हुआ है, तो आप, हम लोग उसका अपना नाम देखते इंडियन हैं कोई। साइंटिस्ट। दैट्स हाउ देन आर्यभट्टा केम इन माइंड, सो फिबोनाची नाम चेंज कर दिया और नाउ वी कॉल इट एम आर्यभट्टा। फिर ऐसे ही
once you are into it, then you Yeah. start knowing this. फिर हमने एक प्रोजेक्ट को पहले फाल्कन नाम दिया था, क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा हवा में जैसे फाल्कन उड़ता है तो कैसे हाँ, इस टाइप में, हाँ। तो फाल्कन नाम दिया। फिर मालूम पड़ा कि रामानुजन इज अ मैथमेटिशियन, तो वो और भी नाम रामानुजन है। के बारे में पता है, तो हमने वो नाम चेंज कर दिया, अभी उसको रामानुजन। सो इवेंचुअली पीपल विल, जैसे आपने सवाल पूछा, पीपल विल से दोज हु डोंट नो कौटिल्य दे विल आस्क हु इज कौटिल्य, दोज हु डोंट नो रामानुजन मे आस्क, दोज हु डोंट नो आर्यभट्ट दे विल आस्क, व्हाई नॉट लेट आवर पीपल नो। तो अभी हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रहे हैं, तो वहां पे मैं सोचा कि व्हाई नॉट गिव नेम्स ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। रतन टाटा, द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम इन आवर इंडस्ट्री। You just सो want to glorify उनका नाम हाँ, of क्योंकि those who वी have वांट made some impact इवेंचुअली, बट बिकॉज द नेम्स ऑन द बिल्डिंग्स विल बी देयर फॉर forever. इयर्स टू कम। Yes. जब मैं ऐसे नाम देख के बिल्डिंग्स को, तो वो मेरे बिल्डिंग की इमेज में वैसे बना रहा। सो मैंने सोचा कि अपने लोगों ने इतिहास बनाया हुआ है, उनके बारे में शायद हमको पढ़ाया नहीं गया। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट इट। लेट पीपल गूगल के आर्यभट्ट क्यों, हम्म, या कोई एड्रेस भी डालता है आर्यभट्ट का तो तो उनका गूगल ना पे, हर बार आ तो रहा नीचे कुछ ना कुछ आर्यभट्ट पे आएगा, तो पढ़ भी ले और प्राउड फील करे क्या, ओके। तो दैट्स हाउ आई थॉट ऑफ डूइंग इट। Wow. Sir, as we know that Imagica is the India's biggest theme park. So, what led to Malpani Group buying Imagica? क्या हुआ, एक बार, नाउ दिस एंटायर क्रेडिट गोज टू माय नेफ्यू जय। एक बार यू नो ये, बिकॉज बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड, पूरा बैलेंस शीट सामने दिखता है। सामने है, तो वो ये कंपेयर कर रहा था कि व्हाट इज दे डूइंग डिफरेंट, और कहाँ से उनका रेवेन्यू और क्या रिसोर्स एंड ऑल दैट, बेसिक स्टडी ऑफ अदर Listed companies. प्रोवाइडर। Okay. तो उसके ध्यान में आया, बैलेंस शीट देखते हो क्या, ये तो एनपीए हो रहा है। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द राइट पीपल, द बैंक एंड द मिडलमैन एंड whoever. दिस वाज हैपनिंग बिफोर कोविड। तो उसने वो सब चालू किया कोविड के पहले। देयर वर अराउंड 4-5 बैंक्स, और वो सब बैंक का अपना अपना नेगोशिएशन का स्टाइल था, Hmm. एंड जय नेवर वांटेड एंड वी नेवर वांटेड दिस प्रोजेक्ट टू गो इनटू एनसीएलटी, ये पक्की बात थी। पर इसको लेना, वो बैंक के साथ डील करना, बैंक अपने अपने बैंक के अपने अपने एडवोकेट्स, अपने अपने उनके कंसल्टेंट और जो भी होंगे, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ डिफरेंट गेम। And when you have an asset which is possible to acquire at a very good price, and you have wet and here yours Yeah. in that region of Pune and Mumbai, this two park becomes yours. Hmm. It kind of becomes a supporting system to each other. कभी इधर ज्यादा लोग आ गए तो और वो इतने कैपिटल में नहीं ये कर सकते, तो उनको बोल सकते कि बस इधर चले जाओ, Hmm. इधर ज्यादा आए तो टुगेदर दे विल ग्रो। सो दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हम लोग आज तक पब्लिक लिस्टेड में कभी काम नहीं किए, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो टू वर्क इन एंड सी ये भी एक फ्लेवर क्या होता है। एंड दैट्स हाउ वी थॉट, सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। गॉड वाज वेरी काइंड, दे gave it to us. आउट ऑफ एनसीएलटी का केस स्टडी ये एक है कि कैसे आउट ऑफ एनसीएलटी सब कुछ ठीक से किया, इट्स अ केस स्टडी इन इटसेल्फ। पर बहुत पापड़ बेले, और जय ने, प्रशांत रुनवल हमारे टीम मेंबर, उन्होंने मतलब एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि हम बोले कि जाने तो एनसीएलटी में, इनको समझेगा बैंक होगा, अब कुछ नहीं मिलेगा। पर बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू भी करेक्ट रहता है कि उनको कोई ऐसा ब्लेम नहीं करे उनके मैनेजमेंट पे या प्रोफेशनल्स पे कि आपने कुछ किया है, दे आल्सो वांट टू प्ले सेफ। और इसलिए उन्होंने क्या किया, जो बिडिंग था, नाउ बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस डे टू डे डिस्कशन ऑफ दैट, Yeah. तो मुझे उसका वर्ड याद नहीं आ रहा है, पर वो बिडिंग का कुछ नाम है, उस टाइप का बिडिंग इन्होंने किया था। तो सो द एंटायर प्रोसेस वाज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड इवेंचुअली आखिरी के क्षण में ऐसा हुआ था कि एक बहुत लोग रहते हैं, अपन बोलते हैं ना कि उंगलियां करने वाले लोग। हाँ. तो एक बंदे ने ऐसा कोई उसका कुछ ये नहीं, ऐसा डाल दिया कि मेरा भी इंटरेस्ट है, 2 दिन पहले, बरोबर 2 दिन पहले, और हमारा 2 दिन में डील क्लोज होने का, बैंक का जो भी पीरियड रहता है। फिर हमने सोचा कि मतलब हम लोग कहीं बैठे थे और वो आया न्यूज कैसे ऐसे हुआ कि किसी ने इंटरेस्ट दिया है 2 दिन पहले।
हमने बोला ठीक है, अब जो होगा होगा, रुकते हैं। 2 दिन का उसने, क्योंकि उसने 4-5 दिन कुछ बढ़ा के मांगे, ऐसा कुछ था, दिए उतना। वो कैसा, लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हम उसको सेटल करते हैं क्या। हमने बोला कर देखो, करना है तो, क्योंकि ये इंडस्ट्री रन करना आसान नहीं है। लोगों को दिखता है सब कुछ, इट्स नॉट इजी, वेरी हेवी मेंटेनेंस। कुछ भी गलत होता है तो उसका मार्केट पे सीधा इफेक्ट फॉर इयर्स। Yeah. इट्स नॉट इजी टू मेंटेन। So for a theme park, sir, occupancy rate I think is very important. जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो उस आपको क्या लगता है क्या आइडियल ऑक्यूपेंसी रेट रहना चाहिए कोई एक थीम पार्क का? To be very frank, I am a wrong person to answer this question because I don't see day-to-day thing. Yes. That, but is being a seasonal business, जो भी होता है सीजन में होता है। साल का जो भी ये है, वो सब सीजन में 4-6 महीने में ही होता है। That's why I'm saying that this is not an easy business to do. तो पर आपको वो पूरा सीज करना पड़ता है, वो जो सीजन है, जो जैसे गर्मी की छुट्टियां So है with और ये सब। experience, because हमारे वाटर पार्क बहुत पुराने हैं, right? Yeah. So with experience, our team is ready, our management is sound to take care of it. That's how जैसे इमेज का हमारे पास आया, उस तुरंत टर्न अराउंड चालू हो गया, क्योंकि we never bothered with the share price. For us, share price does not decide the success of the product. The success of the project should decide the share market. इसलिए हम लोग कुछ उसमें जाते नहीं। हमको पता है हमको रिजल्ट्स लाने चाहिए, हमको रिजल्ट्स आएंगे, हमको प्रॉफिट आएगा तो ही लोगों को प्रॉफिट आएगा, तो रिजल्ट्स आने जरूरी। सो वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, वी डोंट लुक फाइनेंशियल तरीके से देखना चालू करो ना, तो देन यू वांट टू डू एवरीथिंग टू मेक दैट थिंग द फाइनेंस, वो फोकस हो जाता है। हम लोगों का फोकस है कि भाई प्रोडक्ट अच्छा, चीजें अपने आप हो जाती। Wow, that is a very good way of maintaining a listed company. सर आप एक फैमिली बिजनेस एक लिस्टेड कंपनी अक्वायर करके फिर लिस्ट होने के बाद उसमें भी आपको कोई चैलेंजेस और ये सब, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस और ये सब कंपलसरी रहते हैं। The team is there, right? The same team continued. Okay. We did not change the team. अच्छा, हमको कुछ छिपाना ही नहीं है, तो हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो फैमिली में जो यही बिजनेस देख रहे थे, वही लोग वो बिजनेस रन कर रहे हैं। अच्छा। तो वही लोग देख रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। हमको कुछ एक्स्ट्रा अलग कुछ करना नहीं था, हमें कोई अलग इंटरेस्ट निकालना भी नहीं था उसमें से। इसलिए इट वाज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस फॉर अस टू टेक इट ओवर एंड रन इट, क्योंकि ऑलरेडी वो नए रहते हैं, कुछ मालूम ही नहीं है, तो फिर चीजें डिफिकल्ट होती है हमारे। तो ये वी आर ऑलरेडी इनटू दैट बिजनेस। सो सर अभी इमेजिका हो गया, वेट एंजॉय हो गया, आपने ग्लोबल चेन्स लाइक डेव एंड बस्टर्स को भी लाया। एनी प्लान्स ऑन ब्रिंगिंग डिज्नीलैंड बाय द मालपानी ग्रुप टू इंडिया? आई डोंट थिंक डिज्नीलैंड के लिए इंडिया इज रेडी येट, क्योंकि उनके, एज आई मेंशन इन आवर इनिशियल टॉक, उनके टिकट्स बहुत हेवी रहते हैं, क्योंकि उनका सब अलग रहता है, उनके एक्सपेक्टेशंस भी अलग रहते हैं। अपना मार्केट अभी तक उसके लिए रेडी नहीं। चाइना उन्होंने डिज्नी गया, अच्छा कर रहा है, पर इंडिया इज नॉट रेडी। Not yet. No, not yet. But never say never. We will become Disney eventually. Why you want to get Disney? That's amazing. We were earlier talking about your workforce, and throughout the podcast, one thing which I've seen is that you rely a lot on your people and your employees, your family, all of this. So, आप क्या-क्या measures लिए आपने to upskilling your workforce to make them capable of these things? One is just hiring, but आपने in terms of training और ये सब में भी क्या किया है? हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सप्लायर और कंसल्टेंट हैं, उनका हफ्ते में 15 दिन में जैसे लोग अवेलेबल रहेंगे, बट एवरी सैटरडे ओनली फॉर अस, हम उनका लेक्चर्स, साइट विजिट्स, फैक्ट्री विजिट्स, ये सब रखते हैं। तो इससे अपने इंजीनियर्स को नया, अलग, हटके, बेटर सब देखने को मिलता है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एग्जाम भी अभी ले रहे हैं। आफ्टर एवरी 3 months विल बी टेकिंग हिज एग्जाम प्रैक्टिकल, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल देख लिया, उसका थ्योरी हुआ ही। हम जो चाहते हैं उसमें वो कैसा फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है उसको, और कहीं पे कम है, ज़्यादा है, तो हमको भी मालूम पड़ेगा, तो वी कैन फोकस ऑन दैट एंड गिव बेटर नॉलेज। बट ट्रेनिंग के लिए आप आजू बाजू देखो, सब कुछ अवेलेबल है। टॉक टू योर सप्लायर्स, टॉक टू द मैन्युफैक्चरर्स। 5-5 6 अभी हम लोग बेंगलोर में रिसेंटली
went to visit Sobha का MEP. To tell you very frankly, we are doing better or equivalent to Sobha. पर देखने गए कि भाई यदि वो अच्छे करेंगे तो उनको लाएंगे इधर, पर यदि हमारी टीम ऑलरेडी अच्छा कर रहा है तो टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अरे सोबा जो करा वो भी हम कर, वी आर गोइंग टू टॉक टू देम ऑफ कोर्स, सी व्हाट दे कोट एंड ऑल, बट वी ऑलवेज वर्क विद अ बेटर. जैसे हमारे सप्लायर्स भी गेब्रेड वगैरह, तो मेरे एक 4-6 लोगों का टीम स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी गया था टू सी देयर फैक्ट्री, टू सी हाउ द इट वर्क्स. बीच में दिल्ली में हमारे कुछ इंजीनियर्स गए थे, फैक्ट्री में जाते रहते हैं, वाटर प्रूफिंग की फैक्ट्री जाके देख के आए, उनका R&D कैसे होता है, फिर वो भी बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द राइट प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स. इसका प्रेजेंटेशन वो सीख के आते हैं, वो टीम को बताते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. So you are very much, concerned कि आपकी जो भी टीम है, or at all times they're upskilling themselves. कि आपके कंपनी में This I learned from my own experience when I went and I told you about the study tours. मुझे समझा कि बॉस जब मैं जाके वो देख के आता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, मैं मेरे एंगल से मेरा लिमिटेड देखता हूँ. यदि टेक्निकल लोगों को भेजेंगे तो वो और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे. उससे मेरा क्या नुकसान हो रहा है? आज उनका मैन आवर्स जो है वो जाएंगे, ट्रैवल एंड रहने का खर्चा यदि लगा तो काफी बार सामने वाली कंपनी खर्चा करते हैं, ट्रैवल हमको करना पड़ता है, रहने का वो कर देता है. पर यह खर्चा मैं वैसे भी कंपनी में डाल सकता हूँ, खर्चा बोल के, वैसे भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ. पर उसमें जो मेरी टीम बनती है उनका एक्सपीरियंस अलग लेवल पे चला जाता है. नाउ इमेजिन ऑल ऑफ अस स्टार्ट डूइंग दिस, तुमको एक दूसरे के टीम मेंबर लेने की जरूरत ही नहीं. वेरी ट्रू. यू विल हैव अ गुड टीम, जस्ट यू हैव टू गिव देम द एक्सपोजर रिक्वायर्ड. And with the team, if the team is good, you have to worry about your finances. Take care of that. The rest is taken care. Wow. सर टीम की बात कर रहे हैं तो व्हाट मेजर्स हैव यू टेकन कि उनकी गोल सेटिंग के लिए कोई आपने कुछ ऐसे किया है जो आप गोल्स टीम को देते हैं, या फिर आपके जो उनके परफॉर्मेंस को किस तरह मैनेज करते हैं? So we started two things, KPI and OKR. I'll talk about KPI in 2 words. Yeah. KPI for our industry does not work. I tried from last 2 years. Going forward, I don't know how I will treat it, what changes and all. Time will tell. With that, we introduced one more thing called OKR, Objective and Key Results. So I like to read a lot of books. And in true sense, books are your good friends. They are your best friends. हम लोग कभी जाते हैं ना घूमने, हम लोग रहते स्विमिंग पूल पे बैठे हुए, हम लोग देखते हैं वो फॉरेनर बैठा है वो बेंच पे और वो पढ़ रहा है, और हम बोलते थे कि क्या आदमी क्या बुक पढ़ता है ना, आजू बाजू में इतना अच्छा है एंड ऑल दैट. पर हम देखेंगे आजू बाजू में कितने देर देखोगे ना, एंड ऑफ द डे फिर आप मोबाइल में चले जाते हो. वो बुक से जो लर्निंग मुझे मैनेजमेंट की मिली वो किसी से नहीं मिली. मेरा MBA मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया, सब भूल गए. पर जो मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ विद द एक्सपीरियंस एंड आई कनेक्ट इट विद माय ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन इम्प्लीमेंट इट फास्टर. सो मैंने एक बुक पढ़ा, मेजर व्हाट मैटर्स. इट्स अ वेरी गुड बुक. जब मैं वो पढ़ रहा था, आई रियलाइज कि OKR बोल के कुछ तो भी है इसमें. फिर मैंने रिसर्च किया, एक कंपनी मिली, किसी ने मुझे उसका फीडबैक दिया, कंपनी का किसी नॉन कंपनी ने, उन्होंने उनके पास OKR किया, दे वर वेरी हैप्पी. वी आर द फर्स्ट रियल एस्टेट कंपनी हु डिड OKR. अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बंद हो गई, पर हमारी सिस्टम तब तक काफी सेट हो गई. फिर हमारे अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क में भी जय ने OKR कंसेप्ट किया, हर्ष ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की हमारे फैक्ट्री में संगम में, और यश ने कोशिश की स्कूल्स में. तो दिस ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स मेनली इंटेल के एक कोई CEO थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पर ग्लोवर ऐसा कुछ नाम था उनका, उनकी एक कंसेप्ट थी. अच्छा. और उन्होंने वो इंटेल में और जगह पे इम्प्लीमेंट किया, और मोस्ट ऑफ द IT पार्क्स में अभी वो इम्प्लीमेंट है. वही हमने हमारे इसमें लाया. सो रियल एस्टेट में कैन यू गिव मी 1 or 2 जस्ट एग्जांपल्स कि क्या OKR हो सकता है? ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स में क्या होता है, दे वांट यू टू हैव अ वेरी लिमिटेड लाइक 5 ऑब्जेक्टिव्स, नॉट मोर देन दैट. और उससे तुम्हारे की रिजल्ट्स क्या आने वाला है.
एंड इट इज नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म। ओके। आप शॉर्ट टर्म में चीजों को करेक्ट करते जाओ, लॉन्ग टर्म का हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सी, टेलिंग इट इन 2 and 5 minutes is very difficult, but there are a lot of videos on OKR, objective and key results. Lot of videos are there. You should refer to a couple of them. Read the book. एब्सोल्युटली। The book will give a proper idea, and you can look at it from your own business point of view. Politician लोगों ने भी OKR use किया है. Now you do podcasts. You have your OKR, and you will be so well planned because what are your key results and what are the objective for it. You will know, and it will be very easy. I'll definitely check it out. You should. You mentioned one thing कि KPI काम नहीं किया in the industry. Why? KPI में क्या होता है? IT पार्क या तत्सम, जहाँ पे IT इंडस्ट्री या इस टाइप के, जहाँ पे काम को मेजर करना आसान है, जहाँ पे आपने यदि ये प्रोड्यूस कर दिया, सपोज ये ग्लास को मैंने बनाना है, आपने ये ग्लास आधे घंटे में किया, 1 घंटे में किया, जो भी किया, उतने देर में यदि आपने दे दिया बना के, तो आपका काम मेरे को मैं वो चेक कर सकता। वेयर एज रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट 2-3 साल तक चल रहा है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं। आप साइट का क्वालिटी चेक करने के लिए है ना दूसरे वेज टू चेक इट। वो क्या काम कर रहा है, वो OKR के चक्कर में उसको 5 काम दो, फिर उसको तुम चेक करने के लिए तुम्हारे HOD के पास वक्त नहीं। अच्छा, काफी बार क्या होता है, ये मेरे से ठीक से बिहेव नहीं करता है, इंटरनल पॉलिटिक्स, फिर वो उसको 3 महीने बाद आप लोग देखते हैं, फिर वो स्पीड में, तो मुझे ऐसा लगा कि उससे मुझे रिजल्ट्स नहीं आए। देयर आर अदर वेज, यू कैन गिव इंसेंटिव्स, यू कैन गिव अवार्ड्स, देयर आर अदर वेज टू एनकरेज योर टीम। You don't need, I don't need KPI. I am not going to do it. Okay. And any performance management के लिए systems जो आपने आपके organization में डाले? हमने तब 5As भी किया। अभी वो 5As के हर एक एज का क्या मतलब है, उसके लिए वापस गूगल करना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले पढ़ के बहुत पहले इम्प्लीमेंट किया। Japanese 5. हाँ, तो 5As में फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखो, आपका इतना कचरा बाहर निकल जाएगा। हमने बहुत पहले मेरे संगमनेर के ऑफिस में 5As किया था, फिर हमने पुणे में उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर वो टीम आके वो सब एक्सप्लेन करती है लोगों को। आप मेरा भी डेस्कटॉप, जब आप मेरे केबिन में आपने देखा होगा, सब खाली है। मेरे को मेरे डेस्क पे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ क्लीन चाहिए। ड्रॉअर में कुछ नहीं चाहिए, क्या के लिए चाहिए ड्रॉअर में? अनलेस दे आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिटन इट, दोज आर द थिंग्स। बाकी आप निकालते चलो। फिर कैसे ना हमने संगमनेर में किया, मेरे रियल एस्टेट में नहीं किया। JIT, जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट हम लोग रियल एस्टेट में भी लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट में डिपेंडेंसी बहुत है, Yes. दूसरे सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, वो गाड़ी जैसा नहीं है कि एक साथ चाक आए 4 चाक लगा दो, जो JIT टोयोटा का कंसेप्ट है। Yes. पर यदि हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये पॉसिबल है। हो सकता है उस पर थोड़ा और ध्यान देना पड़े, पर बहुत सारी कंसेप्ट मैनेजमेंट की रियल एस्टेट में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर, आपने इतना मालपानी ग्रुप के बारे में भी शेयर किया, एंड अपने संगमनेर हो या फिर और भी जगहों पे आपने काफी ये किए हैं, एंड यू मेंशन्ड सोशल वर्क फॉर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन ऑफ द यूनिक जो सोशल वर्क है, या फिर सोशल वर्क नहीं कह सकते, बट एक आपका इनिशिएटिव है जो मुझे मालपानी ग्रुप का बहुत स्पेशल लगा है, वो है कम्युनिटी मैरिज, विच इज सो यूनिक। मतलब शायद ही कोई सोचेगा, मतलब एवरीवन ट्राइज टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज, बट हेल्पिंग दोज फैमिलीज जो मे बी उतने स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है या अंडर प्रिविलेज्ड है, उनकी धूमधाम से शादी कराना, उसके पीछे का क्या थॉट था ऐसे? सी, मेरे लिए भी यही सबसे नजदीक का सब्जेक्ट है, बिकॉज दिस अफेक्ट्स लॉट ऑफ पीपल। क्या हुआ, इनिशियली हमारे गांव में ऐसा ध्यान में आया कि शादी रही कि लोग खेती बेच रहे हैं, लोन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में हम लोग मर्चेंट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स भी रन करते हैं। तो मेरे अंकल ने बहुत नजदीक से उसको देखा, एंड देन ये कंसेप्ट कोई हमने ढूंढी हुई नहीं है, ये पहले कहीं ना कहीं हुई हुई है। और फिर हमने तब चालू किया, स्पेशली हमने हमारे स्टाफ के लिए, लेबर लोगों के लिए चालू किया, क्योंकि ये लेबर लोगों में भी जब शादी करते हैं तो वो लेबर जब लोन निकलता है ना, वो जिंदगी भर वो लोन पे करते रहते हैं। इट्स वेरी सैड स्टोरी, क्योंकि आपने यहाँ पे शादी को थोड़ा बहुत ग्लोरीफाई है कि हाँ, इंडिया में ईगो हो गया है हाँ, कि तुम्हारी शादी में किसने कितना खर्चा किया, इस तरह से वो जो भी वो चलता है गांव के अंदर जहाँ पे भी। तो मेरे अंकल को तब वो ध्यान में आया कि क्या इफ वी एंड मास वेडिंग करवाना सबके साथ शादी, इट्स वेरी, जब लोगों को आदत होती है
कि हमने शादी में इतने लोग आए, हम्म तो उसको वो फील कैसे करवाना। तो फिर हमने क्या चालू किया, हस्बैंड एंड वाइफ ईच कैन गेट 50 people each, so 100, 25 couple, तो 2500 गेस्ट्स, उनके गेस्ट, पूरा खाना पीना सब अपनी तरफ से। अब जब 2500 लोग आ रहे हैं, तो मिनिस्टर, एमएलए वैसे भी आ रहे हैं, हम्म उनके लिए भी बड़ा क्राउड है। हम्म और इनको है हमारी शादी में बड़े लोग आने चाहिए, वो भी हो गए। हम लोग 1 रुपया चार्ज करते हैं, और 2500 रुपये का उनको बेड, वो यूटेंसिल्स, ऐसे घर की जो बेसिक सेटअप के लिए जो चीज़ें वो उसमें गिफ्ट दे देते हैं। तो 25, पहले तो 51 शादियाँ वगैरह होती थी, फिर वो मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर हमने अभी वो नंबर 25 पे लाया। एवरी ईयर 25 लोगों की शादी अभी भी हमने डिक्लेयर की है। अब नंबर लगाना चालू कर देंगे, और हमारा पूरी फैमिली सर्व करने के लिए, पूरा स्टाफ सर्व करने के लिए रहता है। तो उनके लिए तो इट इज एज गुड एज देयर ओन मैरिज। और 2500 लोग आए हुए, उनके शादी में 2500 लोग तो वैसे भी आने से रहे। नाउ इमेजिन यू आर वेडिंग इन फ्रंट ऑफ 2500 लोग विथ प्रॉपर मैनेजमेंट। और क्या चाहिए, 1 रुपए में शादी, बढ़िया शादी। जो पैसा बचा उसमें वो खुद का सेविंग हो जाए, बच्चों का एजुकेशन होता है, बेनिफिट ही बेनिफिट। इसलिए मास वेडिंग, प्लांटेशन, बहुत सारी चीजें करते हैं। सामाजिक काम का मजा ही कुछ और है। नो, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट एंड एक यूनिक है। मतलब वी ऑलवेज हियर कि ऑफ कोर्स यू शुड हेल्प आउट द अदर अंडर प्रिविलेज, बट एक जो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि लोन ले रहे, और इंडिया में शादी भी कितना एक बड़ा चीज है, वो कराना इज अ रियली नाइस इनिशिएटिव. So, apart from this, sir, we were talking about books earlier. कोई ऐसे books जो आपके heart के बहुत close है, or like any book which has really changed your outlook on life? So difficult to tell one name. I'll try and give you a few names. So what got you here won't get you here, won't get you there is a very good book. Rich Dad Poor Dad was Hmm. one book which I read when I was studying in Australia. 20 साल हुए उसको. And Measure What Matters, which helped me. There are lot of books. Uh, Habit पे एक book है that Seven I read. Habits of Highly Effective No. People. I read it. It was very difficult for me to Atomic digest. Habits. Atomic Habits. Then the 5 Second Rule is a very good book. Wonderful book, in fact. There are lots of good So management books. there are definitely, I feel, so many management books like Rich Dad Poor Dad or all of them. But any specific book जो आपको personally life के ऊपर या फिर the meaning of life which has really helped you? There is one book. It's called 4,000 Weeks. Very interesting book. I'll very quickly talk about it. Absolutely. How many weeks you have in your life? When you calculate the weeks in your life, and if we say 70 साल की उम्र है, दो पाँच इधर उधर, there are around 4,000 weeks. In that book with the weeks, then they started talking about summers. How many summers you have in your life? Now, when I'll become 60, a lot of things for me will change. The risk taking ability, मैं मेरे बॉडी के Fitness. काफी लिमिटेशंस आना चालू हो जाते हैं. You will see after 60 काफी बार लोग है ना सर, थोड़ा they want to take it easy. Yeah. So today I'm 47. So for me 13 summers left. Now when I look at it like this, okay, boss, I have only 13 summers left. अब ये मेरे हाथ में है कि 13 को 26 करूँ, 6.5 7 पे लाऊं, या उसको और ज्यादा करूं. ये मेरे हाथ में. इसलिए मुझे मुझे ये बुक ने मेरा the way of looking at my life changed. And I am already always into adventure. So I do paragliding. I'm certified paraglider, certified scuba. Then adventure के skiing में मेरे पैर टूट गए. I will not do it again. But so I enjoy all the adventures. और अभी मैं सोचूं कि साला 60 के बाद हो सकता है मेरा एडवेंचर बंद हो जाए. Mhm. That's why I want to make sure that I get it all done in my life. So this one book changed my life. Wow.
Sir, how does a day in your life look like? Interesting. I get up around, depends on the days. On few days of a week, I get up at 6:30. When I have run of 30 minutes, I get up at 6:30. When I have gym, I get up at 6. Weekend, I have a long runs, so I get up a little early. Cycling and swimming, I do on weekend. Oh, So my days start at 6, 6:30. I get up. 10:30, 11, I am on bed. ऑफिस का जो भी काम चलता है उसका रूटीन घर पे रूल है कि बच्ची को मैं एक छत्रपति शिवाजी का स्टोरी अभी बोल रहा हूँ उनको छत्रपति के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि कैसे और उनके जैसा मैनेजमेंट गुरु आप मेरे केबिन में भी उनका hmm, स्टैचू है statue. सबसे बेस्ट मैनेजमेंट लीडर जो थे वो छत्रपति आई कैन नॉट फॉलो एवरीथिंग ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी बट आई ही इज द रोल मॉडल Wow. तो मैं मेरे बच्चे को उनकी कथा बोलता हूँ फिर रामायण में उनको बताओ क्योंकि रामायण में जो फैमिली का Importance है ये सब बताया. इम्पोर्टेंस है वो रामायण में ही हो सकता है तो बच्चे को कभी छत्रपति की स्टोरी बोलता हूँ कभी रामायण के बारे में बताता हूँ फिर रात का एक मेडिटेशन होता है दे कॉल इट योग निद्रा और फिर सोने से पहले बुक पढ़ने का दिस इज हाउ माय डे स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑलमोस्ट एवरी डे Oh. So let's jump into our next section, which is quick fun. So I will ask you a few questions. You have to answer it as fast as you can. ओके Okay. So paragliding or scuba diving? स्कूबा A vacation spot you keep going back to? एनीवेयर वेयर स्कूबा इज देयर बाली Bali. Okay. बिकॉज सर्फिंग आल्सो फन Your favorite car in your car collection? नन None. car is not my passion If not real estate, what industry would you be in? FMCG One project you are most proud of? ah difficult today aim Ajad tomorrow there will be all of them for sure Big project in a tier 2 city or small project in a metro city? big project in tier 2 like Pune is tier 2 Tier Pune 1. so big project in tier 2 One business leader who inspires you? Elon Musk One regret you have in life? didn't do engineering Biggest lesson you've learned from your father? a complete man a complete family man Best advice you've ever received in business? mind your own business Well, thank you so much, Ashish sir. It was a pleasure hosting you, and I really hope that all the viewers have also learned and gained so much from you and your family story, and how you have, completely structured your family and your businesses, and how you're still growing and focusing with results. So, thank you for giving me this opportunity to be very frank this is my first podcast well, I'm glad, and I hope that everyone learns a lot from this. Thank you. thank you